और क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप बढ़िया होंगे। तो ये वाला हमारा नंपाई का लास्ट पार्ट होने वाला है। नंपाई के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जैसे कि नंपाई क्या होता है, कैसे एआईएमएल और डाटा साइंस में हमें नंपाई यूज़ करना है, पाइथन लिस्ट और नंपाई अरेज में क्या डिफरेंस होता है, मैनिपुलेशन क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, काफ़ी सारे हमने ऑपरेशंस भी देखे, कुछ बेसिक चीज़ें भी देखी और कुछ एडवांस टॉपिक्स भी पढ़े। अब उसी का कंटिन्यूशन इस वाले लेक्चर में होगा। तो ये वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम जितनी भी चीज़ें सीखेंगे वो सब एडवांस होगी। तो इसलिए एंड तक देखना है, लेक्चर स्किप बिल्कुल मत करना, वरना आपका बेस क्लियर नहीं हो पाएगा। उसके साथ साथ एंड ऑफ दिस लेक्चर हम एक मेजर प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो कि बहुत क्रिएटिव प्रोजेक्ट होने वाला है और आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, कैसे नंपाई को यूज़ किया जाता है रियल वर्ल्ड में। और उसके साथ मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगी, प्रीवियस लेक्चर्स के भी और इस वाले लेक्चर के भी। उनको प्रैक्टिस जरूर करना, आपको काफी हेल्प करेगा नंपाई को मास्टर करने में। तो चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट करे हमारे नंपाई के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। बट उससे पहले नंपाई का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना अगर नहीं देखा है तो, क्योंकि उसी का कंटिन्यूशन इस पार्ट में रहेगा। आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे एडवांस टॉपिक्स हम सॉल्व कर रहे हैं, इसके पीछे बैक एंड का लॉजिक क्या है। तो पहले पार्ट 1 देखना, पार्ट 2 देखना, उसके बाद ये वाला पार्ट देखना। ओके, ये वाला पार्ट 3 होगा और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एआईएमएल हमारे जो फुल कोर्स की सीरीज है, उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए, अब हमारे नंपाई के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है एडवांस ऑपरेशंस। अब हमने कुछ ऑपरेशंस मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में ऑलरेडी देख लिए थे, बाकी के ऑपरेशंस हम इसमें देख लेते हैं। अब देखिए, जो सबसे फर्स्ट वाला हमारा मेथड होगा वो होगा अपेंड। अब अपेंड का ना नाम आपने सुना सा लग रहा होगा आपको, अगर आपने मेरा एएमएल या फिर पाइथन का कोर्स फॉलो करा है तो उसमें हमने अपेंड सीखा था। अगर आपके पास कोई डाटा है और उसके पीछे आपको कोई और डाटा ऐड करना है, तो फिर आप अपेंड का यूज कीजिए, उससे दोनों डाटा ऐड हो जाएंगे। बट थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है इसमें, क्योंकि कॉन्कैटिनेशन भी सेम होता है, दोनों में डिफरेंस है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, डोंट वरी। बट अगर आपको अपेंड यूज करना है, वो कहाँ पर यूज करना है वो बता रही हूँ। आपके पास एक एरे गिवन है, उसके पीछे आपको थोड़ा और डाटा ऐड करना है, तो फिर आप अपेंड का यूज कीजिए। कैसे यूज करोगे वो हम देख लेते हैं। अब देखिए, इंपोर्ट नंपाई से एनपी मत भूलना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एरर बताएगा। अब अगर आपको अपने एरे के पीछे डाटा ऐड करना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए एरे तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी। अब ये वाला एरे ना मैं अभी फिलहाल 1D बना रही हूँ, 2D का भी हम देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, 1, 2 और 4 मैंने डाटा स्टोर करा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके पीछे अगर मैं डाटा ऐड करना चाहती हूँ 5 और 6, तो उसको कैसे ऐड करेंगे वो हम देख लेते हैं। उसके लिए आप लिखो np, जी हाँ, numpy np डॉट अपेंड का हम यूज करेंगे यहाँ पे। उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर अब आपको अपने एरे का नाम लिखना है। जी हाँ, अब आपको अपने एरे का नाम लिखना है, जिस एरे में आप ऐड करना चाहते हो, अपेंड करना चाहते हो। एरे का नाम क्या है? ARR, तो वो हम लिख दो। उसके बाद कॉमा लगा के अब वो डाटा लिखो जिसको आप ऐड करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं ऐड करना चाहती हूँ 7 और 8 को, तो वो हमने यहाँ पे सिंपल लिख दिया। अब इसको कहीं ना कहीं स्टोर करा लो, ताकि आप इसको प्रिंट करा पाओ। करेक्ट, तो स्टोर कराने के लिए मैं इसको नाम दे रही हूँ न्यू। ओके जी। अब इसके बाद हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या ये प्रिंट हो रहा है, मतलब सही आंसर आ रहा है। तो देखिए, जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। 1 to 4 था और 7 और 8 और ऐड हो गया यहाँ पर। अब आप सोचोगे ठीक है, 1D था तो आसान था, 2D को कैसे ऐड कराएंगे, क्योंकि इसमें तो दो कंडीशन बनेगी। सबसे फर्स्ट कंडीशन रहेगी कि आपको एज अ रो ऐड करना है, सेकंड कंडीशन रहेगी कि एज अ कॉलम ऐड करना है। ये कैसे बताएंगे हम अपने कोड एडिटर को, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो 2D के लिए आप सबसे पहले एक एरे क्रिएट कीजिए। ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर नाम दे रही हूँ, इसको हम कॉमेंट आउट कर देते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एरे। अब यहाँ पर हम 2D एरे क्रिएट कर रहे हैं, तो np डॉट एरे, उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, अभी सबसे पहले हम फर्स्ट रो क्रिएट कर रहे हैं, अब हम सेकेंड रो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा 2D एरे तो क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हमें अपेंड करना है, तो सिमिलरली np डॉट अपेंड आपको लिखना है यहाँ पर। उसके बाद आपको पेरेंथेसिस के अंदर अपनी एरे का नाम लिखना है, जो कि है ARR। उसके बाद कॉमा लगाकर अब वो डाटा लिखना है जिस डाटा को आप ऐड करना चाहते हो, अपेंड करना चाहते हो अपने एरे में। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे पहले हम एज अ रो ऐड कर रहे हैं। जी हाँ, एज अ रो ऐड कर रहे हैं। अगर करंटली अभी डाटा है 1 2 4 5, देखो मैं बता भी देती हूँ, अभी करंटली डाटा है इसका 1 2 और 4 और 5। अगर मैं बोलूं कि हमें एज अ रो ऐड करना है डाटा, तो कैसे ऐड होगा? 1 2 तो है ही सी, 4 और 5 है क्योंकि ये नेक्स्ट रो है, इसलिए ऐसे लिख रही हूँ। अगर मैं 6 और 7 ऐड करना चाहती हूँ, तो एज अ रो कैसे ऐड होगा? ऐसे होगा एज अ रो। अगर मैं बोलूं अब एज अ कॉलम ऐड करो, तो एज अ कॉलम कैसे ऐड करोगे? 1 2 है, 4 5 है, 6 और 7 हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो एज अ कॉलम ऐड हो जाएगा। सबसे पहले हम एज अ रो देख रहे हैं। ठीक है, तो एज अ रो हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। ठीक है,
ये एक कॉमन स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके बाद उस डाटा को लिख दो जिसको भी आप ऐड करना चाहते हो, अपेंड करना चाहते हो, वो लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा हमारा एक्सिस। अब एक्सिस थोड़ा सा नई चीज है। एक्सिस का मतलब होता है, आपने ग्राफ देखा होगा, ग्राफ में क्या होता है, एक तो एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, करेक्ट। सिमिलरली अगर आपको एज अ रो ऐड करना है तो एक्सिस होगी 0। अगर आपको एज अ कॉलम ऐड करना है, वो वर्टिकल होता है, तो एज अ 1 आप इमेजिन कर लो, ऐसे समझ लो, ठीक है, याद रखने के लिए। तो हमें अभी फिलहाल रो ऐड करना है, इसलिए मैं 0 लिख रही हूँ। कॉलम ऐड करना होता तो फिर 1 लिखती मैं। अब इसको कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा, तो हम न्यू में स्टोर करा लेते हैं इसको, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट और यहाँ पर न्यू लिख दो। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ये एरर क्यों बता रहा है, एरर इस लाइन में बता रहा है, जी हाँ, क्योंकि हमसे गलती हो गई एक, क्योंकि हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया हर एक रो के लिए। एक कॉमन भी तो स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, जैसे हमने यहाँ लगाया, यहाँ तो लगाया नहीं है, ये भी लगाना होगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 1 2 है, उसके बाद 4 5 है, उसके बाद 7 8 एज अ रो ऐड हुआ है। हाँ, अब अगर एज अ कॉलम ऐड करना है तो फिर कैसे ऐड करोगे आप, देखो एज अ कॉलम भी हम देख लेते हैं, सेम ही ले लेते हैं हमारा एरे, फालतू में नहीं बनाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब उसके बाद np डॉट अपेंड, सेम वैसा का वैसा लिखना है, उसके बाद अपने एरे का नाम जिसमें आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है। तो एरे का नाम हो गया, उसके बाद हमें डाटा लिखना है, जिस डाटा को आप ऐड करना चाहते हो। अब यहाँ पर ना एक चीज का ध्यान रखना, पहले हम एज अ रो ऐड कर रहे थे, ठीक है, तो रो कैसे लिखाती है, अगर 1 और 2 एक ही रो है तो एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। बट कॉलम कैसे लिखाते हैं, जैसे ये कॉलम है, ये कॉलम है, तो अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखाते हैं, तो हम एज अ कॉलम ऐड कर रहे हैं इस बार, ठीक है। तो कॉलम के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट अलग अलग लगाने होंगे। ये सब चीजें ना बहुत छोटी होती है, बट ध्यान रखने की जरूरत है हमें, ठीक है। अब उसके बाद एक्सेस लिखना होगा हमें, याद है कॉलम के लिए हमें क्या लिखना है, 1, तो वो लिख दिया हमने। अब इसके बाद इसका भी हम नाम दे देते हैं, कहाँ पर हम स्टोर करा रहे हैं, न्यू में स्टोर करा लेते हैं, चलिए। अब उसके बाद देखिए प्रिंट और न्यू को हम लिख देते हैं, प्रिंट करा के देख लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर आएगा। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 1 2 और 4 5 था पहले, और 7 और 9 एज अ कॉलम ऐड हो गए, ठीक है, एज अ रो नहीं हुआ, एज अ कॉलम ऐड हुआ है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है ये। अब देखिए जो मैं आपको बता रही थी ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्कैटिनेशन। अब ये भी ना थोड़ा थोड़ा सेम है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा भी मैंने एज अ डेफिनेशन, कॉन्कैटिनेशन या कॉन्कैटिनेट जॉइंस एरे अलोंग एग्जिस्टिंग एक्सिस और जॉइंस एरे। आप देखो दोनों में डिफरेंस समझो। अपेंड का मतलब होता है कि एक एरे आपके पास ऑलरेडी गिवन है, उसके पीछे आप डाटा ऐड कर रहे हो। कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है दो एरे को ऐड कर रहे हो। समझ आया, देखो नहीं आया फिर से रिपीट कर रही हूँ। अपेंड का मतलब होता है एक एरे है, उसके पीछे आप एक डाटा ऐड कर रहे हो। कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है दो एरे को आप ऐड कर रहे हो, एक एरे है उसके पीछे एक और एरे को आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी आपको। तो ठीक है जी, अब हम कॉन्कैटिनेशन को देखते हैं कि कैसे यूज करना है हमें। उसके लिए ना हम दो एरे को ऐड करेंगे, तो ऑब्वियसली दो एरे क्रिएट करने पड़ेंगे हमें। तो हम एरे क्रिएट कर लेते हैं, एनपी एरे, पेरेंथेसिस के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, अब देखिए 2 और 3, ठीक है जी। अब सेकेंड एरे भी हम क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम हम बी दे देते हैं, चलिए। इसका डाटा है 8 9, ओके जी। तो अब हमने दो एरे तो क्रिएट कर लिया, अब इनको कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं, मतलब ऐड कर लेते हैं। उसके लिए हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा, जहां पर रिजल्ट नाम का दे रही हूँ, जहां पर ऐड होने के बाद ये स्टोर होंगे। उसके लिए हमें लिखना है एनपी डॉट कॉन्कैटिनेट, देखिए रिकमेंड भी कर रहा है कॉन्कैटिनेट। उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर आपको वो एरे का नाम देना है जिनको आप कॉन्कैटिनेट करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो। तो ए और बी को मैं ऐड करना चाहती हूँ, मैंने लिख दिया। अब देखो आंसर कैसे आएगा, 1 2 3 और उसी के साथ लिखा हुआ आएगा। अच्छा हाँ, हमने प्रिंट कहाँ कराया है, प्रिंट भी तो कराना है हमें, प्रिंट में हमें रिजल्ट लिखना है। देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, उसी के साथ लिखा हुआ आ रहा है 1 2 3 7 8 9। देखो डेफिनेशन में लिखा है अलोंग एग्जिस्टिंग एक्सिस, अभी तक आपने बताया नहीं कि कहाँ पर इसको ऐड करना है। सिमिलरली अगर हम 2D एरे का यूज करते हैं तो फिर हमें उसे बताना पड़ेगा, जैसे हमने अपेंड में बताया था कि कौन सी रो पर ऐड करना है, कॉन्कैटिनेट करना है, या फिर कौन से कॉलम पर कॉन्कैटिनेट करना है, ठीक है। वो भी हम देख लेते हैं। 2D के लिए सबसे पहले हमें ऑब्वियसली एक एरे क्रिएट करना होगा, तो एरे क्रिएट कर लेते हैं हम, np डॉट एरे, हमें डाटा देना होगा, तो ये वाला हमारा सबसे फर्स्ट रो रहेगी, करेक्ट। अब इसके बाद हमारी सेकेंड रो रहेगी। तो देखिए हमारी सबसे फर्स्ट वाला तो एरे क्रिएट हो गया। अब सेकेंड एरे क्रिएट करना होगा जिसको हमें कॉन्कैटिनेट करना है, ऐड करना है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम एज अ रो करेंगे सबसे पहले ऐड, ठीक है, फिर कॉलम का मैं आपको बताऊंगी। तो एज अ रो हमें ऐड करना है, तो उसी तरीके से आपको ये बताना पड़ेगा, यहाँ बनाना पड़ेगा। जी हाँ, इसका रूल होता है कि अगर आपको एज अ रो यहाँ पर ऐड करना है ना, तो एज अ रो ही यहाँ पर क्रिएट करना होगा। एज अ रो हम कैसे क्रिएट करते हैं,
एज अ रो हम क्रिएट करते हैं एक ही सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, और कॉलम के लिए अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट में। तो एज अ रो क्रिएट कर रहे हैं हम, तो 8 और 9, ठीक है जी, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं ताकि कॉन्कैटिनेट होने के बाद यहाँ पर स्टोर होगा। np डॉट कॉन्कैटिनेट यहाँ पर हम लिखेंगे, उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर आपको वो वाले एरेज लिखने जिनको आप ऐड करना चाहते हो, कॉन्कैटिनेट करना चाहते हो, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आपको एक्सेस देनी होगी। अब देखिए यहाँ पर हम एज अ रो ऐड कर रहे हैं तो एक्सेस देंगे हम 0, अगर एज अ कॉलम ऐड कर रहे होते तो फिर 1 देते हैं। अब उसके बाद हम एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं इसको, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। पहले क्या था 1 2 3 4 एज अ रो था, अब क्या हो गया है 8 और 9, एक और रो यहाँ पर ऐड हो गई क्योंकि हम एज अ रो देना चाहते थे इसको। अब अगर एज अ कॉलम हम ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर ध्यान रखना हाँ कि कॉलम को कैसे ऐड करना, और एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, बट एक बार हम क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि ये वाला एरे तो हमारा सेम ही रहेगा। बस कॉलम के लिए कैसे ऐड करना है एक और एरे को, वो मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगी, एक्स्ट्रा एरे वाई वाला, ठीक है। तो np डॉट एरे, अब उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको डाटा देना होगा जिसको आप ऐड करना चाहते हो। ये वाला हमारा फर्स्ट वाला कॉलम हो गया, ये वाला हमारा सेकंड वाला कॉलम हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता ना, एंटर। आप समझ आ रहा है, अलग अलग कॉलम है, ठीक है, कॉलम वर्टिकल होते हैं तो वर्टिकल है, इस तरीके से भी आप इमेजिन कर सकते हो। तो अभी फिलहाल डाटा क्या है 1 2 3 4 है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि 1 2, इसको आप एग्जाम्पल ले लो चलो अभी के लिए, ठीक है, 1 2 4 5 है, ठीक है। एज अ अगर आपको कॉलम ऐड करना है तो कैसे डाटा होगा, 7 और 8 को ऐड करना है तो ऐसे ऐड हो जाएगा, ठीक है। एज अ रो ऐड करना है तो क्या होगा 7 और 8 यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है, समझ आ गया। कॉन्कैटिनेट अलोंग कॉलम्स, अब कॉलम्स के लिए हमें ऐड करना है तो यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं रिजल्ट नाम का, np डॉट कॉन्कैटिनेट हम यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद अपने एरे का नाम जिनको आपको कॉन्कैटिनेट करना है, उसके बाद एक्सेस, एक्सेस क्या होगी 1, क्यों, क्योंकि हमें एज अ कॉलम ऐड करना है। अब हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, ठीक है। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 1 2 3 4 था और 8 और 9 एज अ कॉलम ऐड हुआ, और देखो यहाँ पर भी हमने एज अ कॉलम ही दिया था। अब एक और चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर कितने कॉलम्स है 2 है, 1 और 3 एक कॉलम है और 2 और 4 एक कॉलम है, करेक्ट। अगर आपने यहाँ पर 2 कॉलम लिए और यहाँ पर 3 कॉलम दे दिए, 4 कॉलम दे दिए, तो एरर बताएगा ये। देखो मैं आपको एक बार बनाकर बता भी देती हूँ, करेक्ट। अब देखना, देखिए इसने एरर बता दिया और लिखा क्या है, एरेट इंडेक्स 1 हैज साइज 3, साइज 3 है इसका। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये चीज। तो ये गलती आप करना मत, जो साइज आपने यहाँ पर लिया है ना एरे का, जितने कॉलम्स लिए हैं आपको कॉन्कैटिनेट करते वक्त भी उतने ही कॉलम्स लेने हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट एलिमेंट। इंसर्ट एलिमेंट की डेफिनेशन है np डॉट इंसर्ट, इंसर्ट्स वैल्यू एट स्पेसिफिक पोजीशन, इसका मतलब है इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब देखिए हमें उसके लिए एक एरे क्रिएट करना होगा, वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा ताकि जहां पर भी हम जो भी ऑपरेशन लगाएंगे वो सब इसमें स्टोर हो सके, बस इसीलिए। उसके बाद np डॉट इंसर्ट यहाँ पर लिखो, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर ध्यान से, उसके बाद अपने एरे का नाम जिस पर आप इंसर्ट अप्लाई करना चाहते हो या जो भी डाटा आप इंसर्ट करना चाहते हो, सिंपल वो वाला एरे का नाम जहां पर आप ऐड करना चाहते हो। उसके बाद किस इंडेक्स पर आप ऐड करना चाहते हो। अब देखो इंडेक्स नंबर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, अगर ये पूरा नंपाई का एक ही ट्यूटोरियल में तो इसी में मिल गया होगा आपको। अगर ये अलग अलग पार्ट में है तो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि ये वाला जो सबसे फर्स्ट डाटा होगा बाय डिफॉल्ट पाइथन में स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग 0 से, तो 1 का इंडेक्स नंबर होगा 0, 2 का होगा 1, 4 का होगा 2, और ज्यादा डाटा है तो फिर 3 4 5 6, करेक्ट। तो अगर मैं चाहती हूँ कि 1 के बाद 8 ऐड हो जाए, मतलब 1 इंडेक्स नंबर पर ऐड होना चाहिए 8, तो वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो डाटा जो आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है, मैं सिर्फ 8 ऐड करना चाहती हूँ तो सिर्फ 8 ही लिख दीजिए, और ज्यादा ऐड करना चाहते हो डाटा तो ज्यादा भी लिख सकते हो। चलिए हम 2 डाटा लिख देते हैं, ठीक है, 15 और 8, ठीक है जी। अब हम इसको रन करके देखते हैं, बट उससे पहले एक बार प्रिंट करा लेते हैं, करेक्ट। तो न्यू को हम प्रिंट कराएंगे। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, देखो 15 इसने ऐड करा इंडेक्स 1 पर। हमने 2 डाटा ऐड करने के लिए कहा था, इसलिए इसने पहले 15 कर दिया, उसके बाद 8 कर दिया, और जो 2 1 पर था वो चले गया अब 0 1 2 3 इंडेक्स नंबर पर, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है इंसर्ट।
तो अब हमें इंसर्ट को यूज करना है बट 2D एरे के लिए, ठीक है। तो अब 2D एरे के लिए कैसे यूज करेंगे हम इंसर्ट को, एक एरे क्रिएट कर लो आप, np डॉट एरे यहाँ पर लिख दो। अब उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम डाटा दे देते हैं। बार बार ना एरे क्रिएट करके भी लिटरली थक गए हैं। अगर आपने भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको भी लग रहा होगा ऐसा, बट कोई बात नहीं, ये वर्थ इट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना तो साथ में प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं सिर्फ वीडियो देख लो, ठीक है। हमने 2D एरे तो यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। इंसर्ट यूज करना है तो इंसर्ट सिमिलरली वैसे यूज करना है। एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना जो कि है, सबसे पहले तो हमें अपने एरे का नाम लिखना है, उसके बाद इंडेक्स नंबर लिखना है। अब आप सोचोगे कि इंडेक्स नंबर क्या है, ये रो का इंडेक्स नंबर, कॉलम का इंडेक्स नंबर, कौन सा इंडेक्स नंबर, देखो क्योंकि 2D एरे है ना इसलिए। ये वाली पूरी एक रो है 10 और 30, इसका इंडेक्स नंबर है 0 क्योंकि इनिशियल रो है। हाँ 10 और 30 पूरी रो का इंडेक्स नंबर 0 है। उसके बाद वाली नेक्स्ट रो है 19 और 30, इसका इंडेक्स नंबर है 1। और रोज ऐड हो जाएंगे तो फिर 3 4 5 6 करेक्ट ऐसे होगी। अभी फिलहाल हम रो के लिए अप्लाई कर रहे हैं इंसर्ट, इसीलिए एज अ रो लिखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि 1 इंडेक्स नंबर पर आप एक रो ऐड करो, और कौन सी रो ऐड होगी, 9 और 9 वाली, ठीक है। तो 1 मतलब क्या होगा, 10 और 30 के बाद एक रो ऐड होगी जो कि 9 9 वाली होगी, उसके बाद 19 30 वाली रो ऐड होगी, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, कंफ्यूज मत होना। एक्सेस यहाँ पर 0 दे रहे हैं क्योंकि एज अ रो ऐड कर रहे हैं हम, इसलिए सॉरी, इसको एज अ रिजल्ट तो हमने स्टोर कराया नहीं है तो कैसे प्रिंट होगा ये। चलिए अब हम रन करते हैं इसको। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 19 30 99, देखो इंडेक्स नंबर 1 पर ऐड हुआ है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स यहाँ पर 2 बोल दूं तो ये एंड में ऐड होगा, ठीक है, मतलब 19 30 के बाद ऐड होगा। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो अब अगर मैं बोलूं कि ऐसे कॉलम ऐड करना है तो कॉलम के लिए हमें सिर्फ यहाँ पर 1 लगाना है। हाँ कोड में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, सिमिलर रहेगा। तो अगर ऐसा कॉलम ऐड करना है 99 को, कौन से कॉलम पर, 2 वाले पे, कैसे ऐड करोगे, देखो 10 और 19 एक कॉलम है, 30 और 30 एक कॉलम है, एक और कॉलम ऐड हो जाएगा 9 और 9 का। देखो मैं रन करके भी बताती हूँ आपको। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 10 और 19 एक कॉलम है, 30 और 30 एक कॉलम है, और 9 और 9 एक कॉलम ऐड हो गया है, ठीक है। और रो में एक और कॉलम ऐड हो गया है, ठीक है। तो मतलब अब रो में 3 कॉलम हो गए, पहले 2 थे। तो अब नेक्स्ट है हमारा डिलीट। अब डिलीट को कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम 1D के लिए देखेंगे, उसके बाद 2D के लिए भी आपको बता दूंगी कि कैसे रो को डिलीट करते हैं। जी हाँ, आप पूरी रो को एक बार में डिलीट कर सकते हो। सबसे पहले एक बार हम 1D के लिए देख लेते हैं। उसके लिए हमें एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा, फटाफट क्रिएट कर लेते हैं हम। उसके बाद एक न्यू नाम का वेरिएबल बना रही हूँ ताकि डिलीट होने के बाद जो डाटा यहाँ पर स्टोर होगा। उसके बाद np डॉट डिलीट, देखिए रिकमेंड कर रहा है np डॉट डिलीट। उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर आपको वो एरे का नाम लिखना है जहां से आपको डिलीट करना है। उसके बाद आपको लिखना है वो इंडेक्स नंबर, जी हाँ वो इंडेक्स नंबर का नंबर जिस डाटा को आप डिलीट करना चाहते हो। मैं चाहती हूँ डिलीट करना 5 को, ठीक है। 5 कौन से इंडेक्स पर है, बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग, तो 0 1 और 2, तो 2 इंडेक्स नंबर पर है 5। तो मैं 2 इंडेक्स वाले डाटा को डिलीट करना चाहती हूँ, वो लिख दिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, न्यू, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 1365 डिलीट हो चुका है। यही सेम अगर आपको 2D में यूज करना है तो 2D में कैसे यूज करोगे वो भी हम देख लेते हैं। तो एरे 2D के लिए हम एक एरे क्रिएट कर रहे हैं। अब उसके बाद एक और वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे जहाँ पे डाटा स्टोर होगा, रिजल्ट स्टोर होगा। तो np डॉट डिलीट यहाँ पर भी लगाएंगे हम 2D के लिए भी। उसके बाद अपने एरे का नाम जिसके ऊपर आप डिलीट अप्लाई करना चाहते हो। अब देखिए उसके बाद इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर किसका, सबसे पहले रो के लिए बता रही हूँ कि अगर आपको एक पूरी रो को ही डिलीट करना है तो वो भी आप लिख सकते हो। तो रो कौन कौन सी हो गई, ये वाली 0th रो हो गई, 1 3 एक रो है तो 0th वाली है, 6 7 एक और रो है जो कि 1 वाली है। तो मैं 1 वाली रो को डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं 1 लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको एक्सेस लिखना होगा। एक्सेस रो के लिए क्या लगता है, 0, वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार, न्यू, ठीक है जी, ये भी हमने लिख दिया। अब रन करके देखते हैं हम। देखिए 1 3 आंसर आ रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे काम करता है रो के लिए। 6 और 7 हट गया है। अगर मैं यहाँ पर कॉलम बोल दूं, कॉलम को डिलीट करना है मुझे, फर्स्ट वाले, हाँ फर्स्ट वाले इंडेक्स नंबर का कॉलम, मतलब सेकेंड कॉलम। देखो 1 और 6 एक कॉलम है, यहाँ पर बता देती हूँ। अच्छा यहाँ से तो डिलीट हो गया, यहीं से बताना पड़ेगा। 1 और 6 एक कॉलम है, 3 और 7 एक कॉलम है। ये वाला कॉलम 0 है, ये वाला कॉलम 1 है। तो अगर मैं 1 वाले कॉलम को डिलीट कर रही हूँ मतलब 3 और 7 गायब हो जाएंगे, सिर्फ 1 और 6 बचेंगे। देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 1 और 6 आ रहा है। सिमिलर वे
अगर मैं 0th को डिलीट करना चाहूँ तो अब बचेगा 3 और 7। देखिए 3 और 7 आ रहा है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करते हैं ये वाले ऑपरेशंस। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि स्प्लिटिंग ऑफ एरेज। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लेना है। स्प्लिटिंग और रैंडम जो हम बाद में पढ़ेंगे वो दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, नाम से हमें पता चल रहा है कुछ ना कुछ चीजों को स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है एक से ज्यादा पार्ट में, सही है। एक एरे गिवन है, उसको आपको स्प्लिट करना है, एक से ज्यादा पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। कैसे करोगे वो हम देख लेते हैं। मैं अगर बोल रही हूँ कि मेरे पास एक एरे है, ठीक है, एक एरे हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब इसको मुझे स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। जी हाँ, इसको मुझे स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। थोड़ा सा बड़ा एरे बना रही हूँ क्योंकि जब हम स्प्लिट करेंगे तो और छोटा हो जाएगा ये। तो ये एक एरे यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया। अब इसको स्प्लिट 2 पार्ट में कैसे करेंगे? 1 3 और 4 अलग हो जाएगा, 5 6 और 7 अलग हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। कैसे स्प्लिट करेंगे उसके लिए हमें सबसे पहले 2 वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। अब आप पूछोगे मुझसे कि 2 वेरिएबल क्यों? देखो 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं तो दोनों को स्टोर होने के लिए कुछ ना कुछ वेरिएबल की तो जरूरत पड़ेगी ना, इसीलिए 2। 3 पार्ट में स्टोर कर रहे हो तो फिर 3 वेरिएबल क्रिएट करना है यहाँ पे, वो भी बता दूंगी, डोंट वरी। स्प्लिट, अब उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर अपने एरे का नाम, उसके बाद कितने पार्ट्स में आप स्प्लिट करना चाहते हो वो लिखो। मैं 2 पार्ट में स्प्लिट करना चाहती हूँ इसलिए वो लिख दिया। उसके बाद प्रिंट कराना है किनको, जिन पार्ट में स्प्लिट हुआ है और जहां पर स्टोर हुआ है उन वेरिएबल्स का नाम, वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 1 3 4 5 6 7। अब अगर मैं बोलूं कि मैं इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट करना चाहती हूँ तो एक और वेरिएबल क्रिएट कर लो, अब ये 3 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पर 3 लिख दो, उसके बाद यहाँ पर भी प्रिंट करा दो A3 को, ठीक है जी। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 1 3 4 5 और 6 7। आई होप आपको समझ आ गया होगा स्प्लिटिंग कैसे काम करता है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा, हमें एरे को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिवाइड करना है। कैसे करेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली? उसके लिए हमें 2D एरे की जरूरत होगी, ठीक है। अब 2D एरे सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। np डॉट एरे, थोड़ा सा बड़ा ही एरे क्रिएट करेंगे हम इस बार भी क्योंकि स्प्लिट करेंगे तो। अब ये एक रो है, ठीक है। अब ये वाली एक सेकेंड रो है। अब ना एक चीज का यहाँ पर और ध्यान रखना, वो ये कि सबसे पहले तो बराबर होनी चाहिए रोज में जितने कॉलम्स है ना, पहली वाली रो में जितने कॉलम है उतने ही सेकंड रो में भी होने चाहिए, क्योंकि जब आप स्प्लिट करोगे डिवाइड करोगे तो इक्वली डिवाइड होगा वो, अदरवाइज एरर बताएगा। दूसरा रूल ये है कि अगर आप 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना चाहते हो तो फिर 2 के टेबल्स में डिवाइड होना चाहिए। मतलब अगर आप 2 में डिवाइड करना चाहते हो तो ऑब्वियसली 4 आइटम या 6 आइटम या 8 आइटम या 10 आइटम होने चाहिए ताकि वो प्रॉपर्ली डिवाइड कर पाए। यही अगर आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो या 4 या 5 में डिवाइड करना चाहते हो, उस हिसाब से उतना डाटा वहां पर होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी कम ज्यादा हुआ रो या कॉलम में तो फिर वो एरर बताएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये हमने एक 2D एरे क्रिएट कर लिया है। इसके बाद अगर मैं इसको स्प्लिट करना चाहती हूँ हॉरिजॉन्टली, अब हॉरिजॉन्टली स्प्लिट कैसे होगा? हॉरिजॉन्टल मतलब होता है ऐसे, वर्टिकल मतलब होता है ऐसे। कैसे स्प्लिट होगा ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, बट मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, डोंट वरी। देखिए हमने एरे तो क्रिएट कर लिया, उसके बाद जब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा स्टोर होगा इन 2 वेरिएबल में, ये भी हमने लिख दिया। अब उसके बाद np डॉट एच स्प्लिट, जी हाँ, हॉरिजॉन्टल के लिए एच स्प्लिट यूज करते हैं। उसके बाद अपने एरे का नाम जिसको आप स्प्लिट करना चाहते हो, उसके बाद आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है वो भी लिख दिया, जी हाँ। अब हम प्रिंट करके देखते हैं इसको, h1 और h2। अब देखो इसका क्या आंसर आता है, फिर आपको डायग्राम बनाकर भी समझा दूंगी, डोंट वरी। बहुत सही से स्प्लिट करके बता रहा है। 1 2 अलग हो गया है, 5 6 अलग हो गया है, उसके बाद 3 4 अलग हो गया है, 8 9 अलग हो गया है। अब कैसे हो रहा है ये वो मैं आपको समझा देती हूँ, डोंट वरी। देखो 1 2 3 4 है, 5 6 8 9 है। अब देखो इसको ना आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, इस तरीके से डाटा प्रेजेंट है। फिर से बता रही हूँ यहाँ पर, ये पूरी एक रो है, वही मैंने बनाई है। नेक्स्ट लाइन में दूसरी रो है, वही मैंने बनाई है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ इसको आपको स्प्लिट करना है। कैसे करना है? हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करना है। कितने पार्ट में करना है? 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, ठीक है। कैसे करोगे हॉरिजॉन्टली? हॉरिजॉन्टल का ऐसा होता है डायरेक्शन, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, हाँ ये बैकएंड में कैसे काम हो रहा है वो नहीं, आपको विजुअली समझा रही हूँ कैसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना है आपको 2 पार्ट्स में, तो क्या करो, यहाँ से स्प्लिटिंग स्टार्ट होगी, यहाँ से आप मार्क लगा लो, यहाँ से मार्क लगा लो, ठीक है। सेंटर में, रो का सेंटर क्या हो गया? ये हो गया। कॉलम का सेंटर क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। ये वाला हॉरिजॉन्टल, देखो ये वाला हॉरिजॉन्टल पार्ट अलग, ये वाला हॉरिजॉन्टल पार्ट अलग, सिंपल। 1 2 5 6 अलग, 3 4 8 9 अलग। देखो 1 2 5 6 अलग,
ये एक ही में ब्रैकेट में देख लो पहले, ये वाला ब्रैकेट अलग है, ये वाला ब्रैकेट अलग है, 3489 अलग, सिंपल। सेम अगर आपको वर्टिकली डिवाइड करना है तो कैसे करोगे वर्टिकली डिवाइड, वो भी बता देती हूँ आपको। अगर आपको वर्टिकली डिवाइड करना है तो वर्टिकली कैसे करोगे, वर्टिकली ऐसे करोगे डिवाइड, ये वाला पार्ट अलग, ये वाला पार्ट अलग, सिंपल। अलग अलग एरे में क्रिएट हो जाएगा, मतलब अलग अलग ब्रैकेट में क्रिएट हो जाएगा ये पूरा, समझ आ गया? ठीक है, चलिए अब हम इसका कोड बना के देखते हैं वर्टिकल के लिए भी। आप देखिए वर्टिकल के लिए मैं V1 क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर और V2 क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद np डॉट वी स्प्लिट लगेगा यहाँ पर, वी स्प्लिट। उसके बाद अपने एरे का नाम लिख दो, उसके बाद कितने पार्ट में आप डिवाइड करना चाहते हो वो लिख दो, उसके बाद आप प्रिंट में अपने वेरिएबल्स लिख दो जहां पर भी डाटा स्टोर हुआ है। तो V1 और V2 में स्टोर हुआ है तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 1 2 3 4 अलग हो गया है और 5 6 8 9 अलग हो गया, यही मैंने आपको बताया था। और देखो अलग अलग ब्रैकेट में भी आ गए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे स्प्लिटिंग काम करती है। चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि स्टैक्स। अब स्टैक क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे ना 3 टाइप के स्टैक होते हैं, फर्स्ट नॉर्मल स्टैक, सेकंड वर्टिकल स्टैक और थर्ड हॉरिजॉन्टल स्टैक। क्या होता है स्टैक्स ये भी समझा देती हूँ। अब स्टैक्स ना आपने नाम सुना सुना से लग रहा होगा, अगर आपने डीएसए पढ़ा है तो फिर भले जावा में पढ़ा हो या पाइथन में पढ़ा हो। वैसे मेरा जावा डीएसए का कोर्स ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। उसमें मैंने इंटरव्यूज क्वेश्चन भी प्रोवाइड करे हैं, वो पूरा इंटरव्यू बेस्ड है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एडवांस टॉपिक्स भी है उसमें, जैसे ग्राफ, टाइम, स्पेस, कॉम्प्लेक्सिटी, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, क्यू स्टैक और भी जो बाकी सारे ऊप्स, बाकी सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे उसमें, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको जावा सीखना है या आपके कॉलेज में है तो मैं आपको दोनों चीजें बता देती हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी। ओके, डीएसए में स्टैक कैसा होता है, इस टाइप का स्टैक रहता है, यहाँ पे डाटा होता है, ठीक है। लीफो पे काम करता है, जो भी डाटा सबसे लास्ट में जाएगा अंदर स्टैक में वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। सबसे लास्ट में क्या गया, 3 गया है, सबसे पहले 1 गया, फिर 2, फिर 3। अब जो बाहर निकलेगा तो सबसे पहले 3 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, फिर 1 निकलेगा। यही जो हमारा नंपाई का होता है स्टैक, ये थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या होता है, एरे रहते हैं इसमें, 2 एरे हैं यहाँ पर। हाँ ये 2 अलग अलग एरे, ये रो कॉलम की बात नहीं हो रही, ये एरेस की बात हो रही है। तो ये 2 अलग अलग एरे हो गए। अगर मैं अभी शुरुआत में बोलूँ कि अभी हम नॉर्मल स्टैक्स देख रहे हैं, नॉर्मल स्टैक करना है, तो कैसे बनाओगे आप नॉर्मल स्टैक, बुक की तरह इमेजिन कर लो, एक बुक है उसके ऊपर और दूसरी बुक्स है। तो अब यहाँ पर लीफो पे तो ये काम करता नहीं, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपका सबसे पहला एरे है उसको ऊपर रखो और जो बाद वाला है उसको उसके नीचे रख दो, सिंपल। ये हो गया आपका स्टैक और ये पूरा एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका स्टैक पूरा, ओके। अब यही अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल स्टैक की, तो हॉरिजॉन्टल कैसे काम करेगा, हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन ऐसी होती है। हॉरिजॉन्टल की अगर हम बात करें तो एक पूरा ब्रैकेट वैसे ही रहेगा। अब देखिए 1 2 ये डाटा आ गया है ना, ये वाला पहले वाले का तो हमारा काम हो गया एरे का। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, इसी के पास इसको भी ऐड कर दो, 3 4। जी हाँ, एक ही ब्रैकेट में ऐड हो जाएगा। अब आप बोलोगे अलग अलग ब्रैकेट क्यों नहीं लगे, ऑब्वियसली अगर एक ही रो में वो कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल की बात करें, हॉरिजॉन्टल क्या होती है, रो होती है। तो फॉर एग्जांपल एक एरे है और उसी के पीछे हॉरिजॉन्टली ऐड हो रहा है दूसरा एरे भी, तो एक सिंगल रो में ही तो ऐड हो रहा है, तो एक ही तो रो कन्वर्ट हो जाएगी। एक ही रो के लिए अलग अलग थोड़ी ब्रैकेट बनाएंगे हम, ब्रैकेट क्यों बनाते हैं, क्योंकि अलग अलग रोज रहती है, ठीक है। यहाँ पर तो एक ही रो है, कॉलम जरूर ज्यादा है, उसके लिए एक ही ब्रैकेट लगेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा हॉरिजॉन्टल में क्या डिफरेंस होता है। एक बार मैं आपको वर्टिकल भी बता देती हूँ, वर्टिकल क्या होता है। देखिए वर्टिकल कैसा होता है, अगर आपको वर्टिकल में कन्वर्ट करना है, यही है मतलब वर्टिकल भी, बट फिर भी बता रही हूँ। एक पूरा ब्रैकेट है, ये वाला हमारा एरे है, तो पहले 1 ले जाओ, 2 ले जाओ, उसके बाद उसी के नीचे रख दो दूसरा एरे, और इसको हमने कवर तो कर ही दिया एक और ब्रैकेट से, ठीक है। तो यही वर्टिकल हो गया। नॉर्मल और वर्टिकल सेम होता है, हॉरिजॉन्टल डिफरेंट होता है। इसका एक बार ना कोड बना के देख लेते हैं हम। कोड के लिए सबसे पहले हमें 2 एरे की जरूरत होगी, तो वो मैंने क्रिएट कर ली है। उसके बाद देखो सबसे पहले हम नॉर्मल वाला स्टैक देख रहे हैं कैसे होगा, प्रिंट लगाओ। उसके बाद सिंपल में प्रिंट के अंदर ही लिख रही हूँ, अगर आप चाहो तो एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, उसके बाद आप प्रिंट करा सकते हो एज योर विश। स्टैक लिखो, उसके बाद आपको दोनों वेरिएबल रखने हैं जहां पर भी आपने अपना एरे रखा है। ये भी हमारा काम हो गया। तो चलिए जी, अब हम इसको ना एक बार रन करके देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताती हूँ। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 1 2 3 है, उसके बाद 5 6 7 है, और एक ही ब्रैकेट में इसको स्टोर कर रहा है एक एरे में। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल। एक बार हॉरिजॉन्टल भी देख लेते हैं, इसी को ही ले लेते हैं, सेम ही कोड है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम बचा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें सिखानी है। मैंने देखा है कि अगर कोई सा लेक्चर ना लंबा होता है, जैसे 2.5 3 घंटे का, तो आप पता नहीं क्यों इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते। जो छोटा रहता है वो ज्यादा रिस्पॉन्स रहता है, बल्कि पता है ज्यादा डिटेल रहता है वो, उसमें ज्यादा चीजें रहती है, आपको ये समझना चाहिए। बट ठीक है, एज योर विश।
वरना मैं नंपाई का पूरा 3 साढ़े 3 घंटे का एक ही लेक्चर में अपलोड करती। बट मैंने सोचा कि आपको शायद शॉर्ट वीडियो ज़्यादा पसंद है इसीलिए। अब देखिए, ये हमने लिख दिया एच लिखना, हाँ, जब भी हॉरिजॉन्टल के लिए लिख रहे हो तो एच और वर्टिकल के लिए वी। बाकी कोड सेम है। देखो बिल्कुल सही बता रहा है। मैंने क्या बताया था यहाँ पर? यही तो बताया था। ये है 1 2 और 3 4 उसी के पीछे ऐड कर दिया और ब्रैकेट भी एक ही रहेगा, हाँ। देखो इसने भी वही करा है, 1D में कन्वर्ट हो गया है। सिमिलरली अगर आपको वर्टिकल में कन्वर्ट करना है इसको, तो वर्टिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये रहा वी लगा दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही बता रहा है, जो नॉर्मल स्टैक रहता है वैसे ही रहता है, 1 2 3 और 5 6 7 और एक ब्रैकेट में फिर से वो कवर कर रहा है उस पूरे को। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्टैक्स क्या होता है। अब देखिए रैंडम नाम अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, AIML का जो हमारी सीरीज चल रही है, पूरा कोर्स है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वो फॉलो करो। वही चीजें इसमें है और AIML का पूरा कोर्स मैं उसी सीरीज में ऐड करती जा रही हूँ। उसमें पाइथन भी है, साथ में हर एक लेक्चर में आपको AIML के प्रोजेक्ट भी मिलेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी भी मिलेगी पाइथन में जो आपको नहीं पता होगी, जैसे कि ऑलरेडी बिल्ट इन चीज़ें रहती है, जो आप यूज़ कर सकते हो अपने रियल लाइफ़ के प्रोजेक्ट्स बनाने में, जिसके लिए आपको ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से उठा सकते हो कोड। वो सारी चीज़ें भी बताई है, तो उसको प्लीज़ फ़ॉलो करो, क्योंकि हर एक चीज़ में बार-बार फिर वही रिपीट होता है इसीलिए, है ना? वो जिन स्टूडेंट्स ने देख रखा है ना, उनको ऐसा लगता है कि तो रिपीट हो रहा है, बस इसलिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए रैंडम ना हमने वहाँ पर देख रखा था, आई थिंक 2nd या 3rd लेक्चर में हमने देखा है। रैंडम का काम ये होता है कि हमारा कोऑर्डिनेटर रैंडमली कुछ भी चीज़ पिक करता है। अगर आपने मेरा पाइथन का इंग्लिश वाला कोर्स देखा, उसमें हमने सेकंड लेक्चर में रेपल वाले में एक प्रोजेक्ट बनाया था फॉर्च्यून टेलर का, अगर आपको याद है तो। उसमें मैंने रैंडम यूज़ करा था, यही सेम चीज़ यूज़ करी थी। उसका काम होता था कि वो रैंडमली पिक करेगा, मतलब मैंने 4 से 5 फॉर्च्यून उसको दे दिए और मैं कोऑर्डिनेटर को बोल रही हूँ कि आप रैंडमली कुछ भी पिक करके बताओ और जो यूज़र है उसको उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करके बताओ, ठीक है? सिमिलरली अगर आप डाइस को फेंकते हो, तब रैंडमली कुछ भी नंबर आ सकता है ना, आपको थोड़ी पता होता है। वैसे ही हम कोऑर्डिनेटर को बोल रहे हैं कि आप रैंडमली कुछ भी दो हमें डाटा, कुछ भी, वो हमें नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि जितनी बार हम रन करेंगे उतनी बार रैंडमली अलग-अलग डाटा आना चाहिए, सेम नहीं आना चाहिए, इसलिए। अब आप सोचोगे कि रैंडम कहाँ पर यूज़ होगा? डाटा साइंस ले लो, मशीन लर्निंग ले लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लो, टेस्टिंग ले लो, वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्या करो, रैंडम डाटा को इम्पोर्ट कर लो, ले आओ डाटा को रैंडमली और फिर उसके ऊपर टेस्ट करके देख लो, कुछ भी ऑपरेशन अप्लाई करना है वो करके देख लो, इसलिए। तो अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है रैंडम फ्लोट 0 टू 1, मतलब अगर मैं बोलूँ मेरे कोड एडिटर को कि आप रैंडमली कुछ भी डाटा उठा कर दो मुझे, रैंडमली, मुझे नहीं पता होना चाहिए कौन सा डाटा होगा और उसकी रेंज भी मैं आपको दे रही हूँ। रेंज क्या होगी? 0 से लेकर के 1 तक की, उसके बीच का ही डाटा आपको देना है, ना उसके पहले का, ना उसके बाद का, उसके बीच का। तो उसके लिए कोड कैसे लिखेंगे? NP लिखो, उसके बाद डॉट रैंडम लिखो, उसके बाद आर एंड उसके बाद यहाँ पर 3। अब आप बोलोगे 3 क्यों? 3 का यहाँ पर काम है, इसका सिंटेक्स भी बता दूं। NP डॉट रैंडम डॉट आर एंड उसके बाद इस पेरेंथेसिस में आपको वो डाटा लिखना है जितनी वैल्यूज आप चाहते हो रैंडमली। मैं चाहती हूँ कि आप 3 वैल्यूज ही दो रैंडमली, तो 3 लिख दिया। आप चाहते हो 4 वैल्यूज, तो यहाँ पर 4 लिख दो। ठीक है, चलिए अब हम रन करके देखते हैं। हाँ, इसमें एरे वेरे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो रैंडमली डाटा देगा एरे के फॉर्म में। देखिए एरे के फॉर्म में से दिया रैंडम डाटा 0.5, 0.7 और 0.6। ठीक है, फिर से रन करेंगे, अलग डाटा आएगा। देखिए 0.35, 0.83, 0.99, 0.95। अब यही अगर मैं बोलूँ मुझे सिर्फ 2 ही डाटा चाहिए। देखो 0.6, 0.06 और 0.65। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर बता रहा है ये। चलिए ये तो हमने देख लिया। अब अगर मैं इसको कुछ और रेंज दूं, जैसे कि 1 से लेकर के 9 तक की रेंज दूं, या 1 से लेकर के 100 तक की रेंज दूं, या 1 से लेकर के 1 लाख तक की रेंज दूं, कि यहाँ तक के आप रैंडमली डाटा उठा कर दो, ठीक है, वो भी हम लिख सकते हैं। कैसे? प्रिंट लगाओ यहाँ पर NP डॉट रैंडम लिखो, उसके बाद डॉट आर एंड और फिर इंट लगाना है। इंट क्यों? क्योंकि इंटीजर टाइप का डाटा चाहिए इसीलिए। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स थोड़ा लंबा होगा, वो नॉर्मल सिंटेक्स था, वो 0 से लेकर के 1 तक के ही देगा और किसी के लिए काम नहीं करेगा वो। ठीक है, अगर आप खुद देना चाहते हो डाटा कि इतने से इतने तक के नंबर के बीच का ही डाटा चाहिए, तो ये सिंटेक्स होगा। शुरुआत में स्टार्टिंग पॉइंट हो, कहाँ से आप शुरुआत करना चाहते हो, तो मैं चाहती हूँ 1 से लेकर के 9 तक के डाटा के बीच का डाटा चाहिए मुझे, कोई सी भी रैंडम वैल्यूज। कितनी वैल्यूज? 5। तो स्टार्टिंग पॉइंट 9 पर एंड होना चाहिए, 9 तक के ही डाटा चाहिए। एंडिंग पॉइंट और फिर कितना डाटा चाहिए? 5 चाहिए, तो वो लिख दो। अब मैं रन करती हूँ। एक और चीज भी मैं आपको बताऊंगी, वो देखते हैं हम, एक बार रन करके बताऊं मैं। देखिए 55287। अब ठीक है, ये तो सही है, बट देखना 9 वैल्यू कभी भी प्रिंट करके नहीं बताएगा। देखो रन करा, 9 नहीं बता रहा है वो। कितनी बार आप रन कर लो 9 नहीं बताएगा। देखो 1 भी बता दिया उसने, 9 नहीं बताएगा, कितनी भी बार रन कर लो आप।
1 कितनी बार आ गया? 9 नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका एक रूल होता है और रूल ये होता है, पहले मैं एक बार सिंटेक्स लिख देती हूँ यहाँ पर। स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और फिर कितना डाटा आपको चाहिए वो, ठीक है। अब रूल ये है कि आप जो एंडिंग पॉइंट देते हो ना, ये हम स्लाइसिंग में और भी काफ़ी सारी चीज़ों में सीख चुके हैं। इसी लेक्चर में भी सीख चुके हैं, मतलब नंपाई के पार्ट 1, पार्ट 2 में। वो ये है कि अगर आप एंडिंग पॉइंट देते हो ना किसी भी चीज़ का, तो वो वाला इंडेक्स नहीं लेगा वो। नहीं, उसकी एक इंडेक्स कम तक की वैल्यू लेगा। अगर आप चाहते हो कि 9 तक के डाटा प्रिंट हो, मतलब 1 से लेकर के 9 के बीच का डाटा प्रिंट हो, तो आपको यहाँ पर 10 देना होगा, तब वो 9 तक के प्रिंट कराएगा। 10 को इंक्लूड नहीं करेगा, जो भी आप एंड पॉइंट दोगे उसको इंक्लूड नहीं करेगा, एक कम वैल्यू वो इंक्लूड करेगा, ठीक है। देखो अब 9 प्रिंट हो जाएगा। देखो अब 9 आ रहा है। देखो अब आ रहा है, 10 नहीं आएगा। देखो फिर से 9 आ गया, 1 भी आ गया। 10 नहीं आएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये चीज़ भी। तो अब देखिए नेक्स्ट 2D रैंडम एरे। अब आप सोचोगे कि 2D में तो थोड़ा-सा डिफिकल्ट होगा, 1D में ईज़ी था। नहीं, नहीं, बहुत आसान है ये भी। देखो कैसे होगा। मैं एक एरे क्रिएट कर रही हूँ, मतलब एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ जहाँ पर ये एरे स्टोर होगा, क्योंकि आउटपुट तो एरे के फॉर्म में ही दे रहा है ना ये, इसीलिए। ठीक है, और 2D एरे के फॉर्म में देगा ये आउटपुट, पहले 1D के फॉर्म में दे रहा था, बस इसलिए। ठीक है, np डॉट रैंडम ओके डॉट आर एंड इंट। ठीक है जी। उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर अब देखो उसका सिंटेक्स। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट 1, एंडिंग पॉइंट 100, मतलब 99 तक के लेगा ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर क्या दे रही थी 5, मतलब इतना डाटा आना चाहिए। या आप समझ सकते हो कि ये एरे का शेप है, साइज है। वही यहाँ पर हमें 2D पर काम कर रहे हैं, तो मतलब 2D एरे का यहाँ पर शेप या साइज देना होगा। कैसे? अगर मैं बोलूँ 3x3 का, तो मतलब 6 डाटा चाहिए मुझे, 6 वैल्यूज चाहिए। 3x3 मतलब 3 रोज और 3 कॉलम के फॉर्म में, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट भी करा लेते हैं। ओके जी, अब हम रन करते हैं। ये देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ऊपर वाले डाटा पे ध्यान मत देना, ये उधर का आंसर है। देखो 69, 89, 80। एक और बार रन करते हैं, एक दो बार और रन करके देखते हैं, 100 नहीं आएगा। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है रैंडम। इसका सिंपल सा काम ये है कि हमें खुद को भी नहीं पता होगा क्या वैल्यू देगा। अगर आपको कोई सी भी रैंडम वैल्यू चाहिए, रैंडम डाटा चाहिए, तो आप इसको यूज कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा यूनिक एंड सॉर्टिंग। अब इसका काम क्या होगा, उसके लिए ना हमें एक एरे बनाने की जरूरत है। सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं। यूनिक के नाम से ही आप समझ जाइए, यूनिक का मतलब है जो भी डाटा यूनिक होगा, मतलब डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए डाटा, ठीक है। उसको प्रिंट करके बता देगा, ये सिंपल। अब इसके बाद मैं यहाँ पर यूनिक को यूज करूँ, तो np डॉट यूनिक लिखिए यहाँ पर आप। देखो रिकमेंड भी कर रहा है यूनिक। उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर अपने एरे का नाम जहां पर भी आपका एरे स्टोर है। अब हम रन करके देखते हैं इसको। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 1 3 4 5 6। और ये 5 दो बार था, तो इसने 5 को इग्नोर करा है। अगर मैं यहाँ पर 3 भी 2-3 बार लिख दूं और 4 भी 2-3 बार लिख दूं, तो देखो उसको भी इग्नोर कर देगा ये। चलिए हम फिर से रन करके देखते हैं। देखिए 1 3 4 5 6 बता रहा है, डुप्लीकेट्स वैल्यू को इग्नोर कर रहा है। अब मैं बोलूं अगर सॉर्टिंग क्या होती है। देखो सॉर्टिंग भी हमने डीएसए में पढ़ा था, बट मैं फिर भी बता देती हूँ, नहीं पता है तो। सॉर्ट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्ट करना। अभी फिलहाल ये कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या? हाँ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हम इसको नॉर्मल लिख देते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होनी चाहिए ये वैल्यूज। देखो अब बिल्कुल सही है, अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। इसका काम क्या होगा, ये मिक्स्ड वैल्यूज है। सॉर्ट का काम क्या होगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट कर देगा, छोटे से लेकर के बड़ा। सबसे छोटी वैल्यू आगे रहेगी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो हम इससे कैसे यूज कर सकते हैं, प्रिंट लिखो, np डॉट सॉर्ट लिखो, उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर अपने एरे का नाम लिख दो। अब इसके बाद हम रन करके देखते हैं, देखना है पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दे देगा। देखो बिल्कुल सही आ रहा है, 1 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सॉर्ट का मतलब क्या होता है। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है ब्रॉडकास्टिंग। अब ब्रॉडकास्टिंग और जो बाकी के जितने भी टॉपिक्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पहले वाले भी थे, बट ये ज्यादा यूज होते हैं प्रोजेक्ट्स में, इसलिए ध्यान से देखना। अब देखिए ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है। ईज़ी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँ, तो अगर आपको कोई सा भी काम कराना है लूप को यूज़ करके, तो वो काम हो तो जाएगा माना, बट बहुत स्लो होगा। अगर फ़िलहाल अभी आपके पास 5 या 10 डाटा है, तो लूप काम कर देगा। बट अगर यही आपके पास मिलियंस ऑफ डाटा हुआ तो लूप बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है उसमें। वहीं हमें ब्रॉडकास्टिंग हेल्प करता है। ये मेमोरी भी बचाता है और टाइम भी बचाता है। कोड भी बहुत शॉर्ट बनेगा। लूप काम नहीं करेगा तो आइटरेशंस भी काम नहीं करेंगे, आइटरेशन काम नहीं करेंगे तो जगह बचेगी, टाइम भी बचेगा। सो अब मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूँ, जो कि है कि स्टूडेंट्स के बहुत सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर है एक एरे में, ठीक है?
अब उस पर आपको बोनस पॉइंट्स देने, 5 बोनस पॉइंट्स देने या फिर 5 ग्रेस मार्क्स देने स्टूडेंट्स को। ओके, अभी फिलहाल तो छोटा सा एरे है। अगर मैं आपको बोलूँ सीबीएसई आईसीएसई का सभी स्टूडेंट्स के सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। ओके, उनका डाटा है आपके पास। अब सब में आपको 5-5 मार्क्स ग्रेस देनी है तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा कोड लूप की हेल्प से। यही ब्रॉडकास्टिंग की हेल्प से काफ़ी जल्दी हो जाएगा। पहले हम लूप को यूज़ करके बनाते हैं, फिर ब्रॉडकास्टिंग को यूज़ करके बनाएँगे कोड। तो चलिए लूप को कैसे यूज़ करेंगे? अब देखिए सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं हम बोनस नाम का। ये क्या होगा? ये शुरुआत में एक खाली एरे है। जब भी हम बोनस पॉइंट्स ऐड कर लेंगे ना उसके बाद जो फाइनल एरे आएगा वो इसमें स्टोर होगा, बस इसीलिए। अब फॉर लूप लगाएँगे, जिसको भी नहीं पता है फॉर लूप कैसे लगाते हैं, वो लूप वाला लेक्चर देख लेना, मेरा एआईएमएल ऑटोमेशन वाले में भी मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, उसके साथ-साथ पाइथन की इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अब देखिए स्कोर्स हम क्यों पास करें, क्योंकि इसी पे तो हमें लूप चलाना है। अब उसके बाद हम हमारे कोड एडिटर को बोल रहे हैं कि आप एक काम करें, जो बोनस वाला है ना, अभी फिलहाल खाली है, उसमें आप अपेंड कर दो। किसको अपेंड करोगे? जो भी हम यहाँ पर काम कराएँगे ना पैरेंथेसिस के अंदर, वो काम करने के बाद इसमें अपेंड कर दो, ठीक है। काम क्या करा रहे हैं? आप एक काम करो एस, तो एस क्या है? एस है एक वेरिएबल जो कि आइटरेशंस के लिए काम करेगा लूप के लिए। हर एक आइटरेशन पर इसकी वैल्यू अपडेट होती जाएगी। शुरुआत में 50, 30 फिर 20 फिर 10 फिर 60 करेक्ट। अब उसके बाद आप हर एक आइटरेशन पर 5-5 ऐड करते जाओ। मतलब जितने भी मार्क्स है ना सब पे 5-5 ऐड कर दो मार्क्स। ठीक है, बोनस मार्क्स। अब उसके बाद जो आंसर आएगा वो आप अपेंड तो कर ही चुके हो। अब हम प्रिंट करा लेते हैं। किसको प्रिंट कराएंगे? बोनस को, क्योंकि वहीं पे तो स्टोर हुआ है। अब हम रन करके देखते हैं। आंसर तो सही आ जाएगा बट ये अभी फिलहाल कम डाटा है तो इसलिए हैंडल कर पा रहा है, ज्यादा डाटा में नहीं कर पाता। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 55, 35, 25, 15 और फिर 16। ओके जी। अब देखिए यहाँ पर हमें लूप लगाना पड़ रहा है। आइटरेशन का कितना हेडेक है, थोड़ा सा लंबा कोड भी है, माना भी आपको छोटा सा दिख रहा है बट है वो लंबा कोड। ठीक है, अब इसका ईजियर वर्जन मैं आपको बताती हूँ ब्रॉडकास्टिंग के हेल्प से। वहां पर आपको कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसान सा कोड है। सबसे पहले हम एक एरे बनाएंगे, ठीक है। वो वाला एरे अलग था, ये वाला हमारा नंपाई वाला एरे होगा। तो चलिए हम एक एरे बना लेते हैं जिसका नाम मैं स्कोर्स दे रही हूँ। उसके बाद np डॉट एरे लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ मार्क्स स्टोर कर लेते हैं, कुछ भी मार्क्स दे दीजिए। ओके, ये हमने मार्क्स स्टोर कर लिए हमारे एरे में। अब इसके बाद मैं ब्रॉडकास्टिंग को यूज करूंगी। ब्रॉडकास्टिंग को कैसे यूज करेंगे? एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें फाइनल आंसर स्टोर होगा। अब देखो मैं कर क्या रही हूँ, बस यहीं पे कैलकुलेशन है। हाँ, 2 वर्ड में कैलकुलेशन हो जाएगा। स्कोर्स ले रही हूँ। स्कोर्स क्या है? हमारा एरे जहां पर हमें +5 करना है। क्या करना है? +5। हो गया हमारा कोड, बस इतना ही था। जी हाँ, अब इसको प्रिंट करा लेते हैं। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब यही होता है, एक या दो सिंगल वैल्यू को या सिंगल डाटा को आप ऐड करो और आपका फाइनल नंपाई एरे बन जाएगा। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 25, 39, 11 और 83। देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है। इंस्टेड ऑफ लूपिंग वी कैन डायरेक्टली ऐड अ स्केलर सिंगल वैल्यू टू अ नंपाई एरे एंड नंपाई ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्ट द वैल्यू टू मैच द एरे शेप। और हाँ, वो एरे का शेप भी मेंटेन करके रखता है, ऐसा नहीं चेंज करता है। देखो बिल्कुल मेंटेन करके रखा है, वही शेप है उसका एरे का। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे ब्रॉडकास्टिंग हेल्प करता है। अब फिलहाल तो ये 1D एरे था, ठीक है। अब अगर अलग अलग शेप्स हुए तो एरे के, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। देखो 2D एरे का एग्जांपल लेती हूँ मैं। ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है 2D एरे और इसको भी आप स्टूडेंट के मार्क्स की तरह इमेजिन कर सकते हैं। ओके, अब मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको ग्रेस पॉइंट्स देने, पहले क्या बोल रही थी कि 5 ही ग्रेस पॉइंट्स देने आपको सभी सब्जेक्ट्स को। ओके, अब मैं बोल रही हूँ कि जो भी फर्स्ट कॉलम रहेगा ना उसमें आप 2 ग्रेस पॉइंट्स दो। जो सेकेंड कॉलम में जितने भी सब्जेक्ट्स है जैसे 90, 60, 76 उसमें आप 3 ग्रेस पॉइंट्स दो। और जो थर्ड वाला है ना, थर्ड वाला कॉलम है 85, 75 और 95 उसमें आप 4 ग्रेस पॉइंट्स दो। अब मुझे बताओ अगर आप लूप यूज करोगे कितना हेक्टिक हो जाएगा ये। करेक्ट। मैं आपको बताती हूँ कि ब्रॉडकास्टिंग की हेल्प से हम कैसे कोड बना सकते हैं बहुत शॉर्ट में। देखो क्या करो, ग्रेस नाम का एक वेरिएबल बना लो, np डॉट एरे। यहाँ पर हमने एरे पास कर दिया। एरे किस लिए? पहले क्या कर रहे थे हम 5 ही ऐड कर रहे थे सब में, इसलिए अभी क्या थोड़ा अलग अलग डाटा ऐड करें ना, इसलिए हमें एरे में बनाना पड़ रहा है। 2 ऐड करना है फर्स्ट कॉलम में, 3 ऐड करना है सेकंड कॉलम में, 4 ऐड करना है थर्ड कॉलम में। ठीक है जी, ये भी हमने लिख दिया। अब देखो जो रिजल्ट वेरिएबल होगा ना वहां पे फाइनल डाटा स्टोर होगा ग्रेस होने के बाद। वहां मैं क्या लिख रही हूँ? मार्क्स। जी हाँ, मार्क्स में क्या है? हमारा सभी मार्क्स है, मतलब एरे है। तो मैं बोल रही हूँ रिजल्ट में आप एक काम करो, मार्क्स प्लस ग्रेस। देखो फिर से समझा रही हूँ, ये क्या है? ये ग्रेस है। जो 5 लिखा था ना वो 1 वर्ड वाला ही चीज यहाँ पर लिखी है। 2, 3 और 4 हमें ऐड करना है, करेक्ट। तो ये हो गई पूरी ग्रेस और ये हो गए हमारे मार्क्स, करेक्ट। तो मैं बोल रही हूँ कि ये जो ग्रेस है ना इसको ऐड कर दो इसमें। यही वाला सेम लॉजिक लग रहा है। स्कोर में आप 5 ऐड कर दो, वही मैं यहाँ पर करवा रही हूँ कि मार्क्स में आप ग्रेस ऐड कर दो और अब हम इसे प्रिंट करवाएंगे। ठीक है,
रिजल्ट। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। 80 में 2 ऐड कर दिया, 70 में भी 2 ऐड कर दिया, 88 में भी 2 ऐड कर दिया, 82, 72, 92, 90 सॉरी 88 था ना इसलिए 90। जी हाँ बिल्कुल सही है। फिर 3 ऐड कर दिया इस पूरे कॉलम में, 93, फिर 63 और 79 बिल्कुल सही है। फिर 4 ऐड कर दिया इन सभी कॉलम्स में, 85, 75, 95 में 89, 79, 99 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ब्रॉडकास्टिंग हेल्प करता है हमें। तो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि वैक्टराइजेशन। और वैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो वैक्टराइजेशन और ब्रॉडकास्टिंग थोड़ा-थोड़ा सेम भी है क्योंकि दोनों में हम लूप को रिप्लेस कर रहे हैं। कैसे वो बता देती हूँ। ब्रॉडकास्टिंग में हम सिंगल वैल्यू या सिंगल डाटा से रिप्लेस करते थे लूप को और हमारा कैलकुलेशन हो जाता था, करेक्ट। वैक्टराइजेशन में हमें लूप को ही रिप्लेस करना है, बट रिप्लेस करना है एरे के ऑपरेशन से। अब ये ऑपरेशन किसी बड़े टाइप का भी हो सकता है, छोटे टाइप के भी हो सकते हैं। कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन भी ऑपरेशन होता है, एडिशन भी ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन भी ऑपरेशन होता है, डिवाइड भी ऑपरेशन होता है, मॉड्यूलो भी ऑपरेशन होता है, ठीक है। स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना है तो डबल स्टार लगा दो, वो भी एक ऑपरेशन होता है, ठीक है। इनको यूज करके आप लूप को रिप्लेस कर सकते हो, उसका मतलब है फैक्टराइजेशन। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है, फैक्टराइजेशन मीन्स रिप्लेसिंग लूप विथ एरे ऑपरेशन। दिस मेक्स कोड शॉर्टर, क्लीनर एंड 1000 टाइम्स बेटर। ऑब्वियसली कोड छोटा भी हो जाएगा, टाइम भी बचेगा, क्लीन भी रहेगा कोड। अब देखिए एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। आपको कैलकुलेट करना है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो? अगर 2 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो मतलब 2 × 2 4, 6 का फाइंड करना है 6 × 6, 9 का फाइंड आउट करना है 9 × 9 वैसे। तो अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि 1 से लेकर के 10,000 या फिर 10 लाख नंबर्स तक के आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है, मतलब 1 मिलियन डाटा का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे फाइंड आउट? अगर लूप को यूज करोगे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताती भी हूँ कितना टाइम लगता है। देखो हम कोड बनाते हैं इसका, उसके पहले एक बार हमें एरे बनाना पड़ेगा, किसके लिए? 1 मिलियन डाटा के लिए, ठीक है। तो देखो 1 मिलियन डाटा के लिए कैसे बनाया जाता है एरे, वो भी आपको बता देती हूँ। np डॉट अरेंज, ये अरेंज मैंने आपको आई थिंक पार्ट 1 में समझाया है, ठीक है, तो वहां देख लेना आप। और उसके बाद हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पर एंड करना है। मैं चाहती हूँ कि 1 से स्टार्ट हो और 10 लाख तक जाए, मतलब अब देखो इसका सिंटेक्स, पैरेंथेसिस के अंदर कहाँ से आपको स्टार्ट करना है और कहाँ पर आपको एंड करना है, कहाँ तक की वैल्यू आप चाहते हो जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो स्टार्ट करना चाहती हूँ मैं वैल्यू 1 से लेकर के जाना चाहिए 10 लाख तक के, मतलब 1 मिलियन डाटा, तो वो लिख देते हैं हम। अब देखो एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना कि मैंने आपको बोला था एंडिंग पॉइंट एक इंडेक्स कम लेता है, एक वैल्यू कम लेता है, तो एक बढ़ा देना, ठीक है। अभी एक वैल्यू कम लेगा। और अब ये एरर टाइप क्यों बता रहा है? इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं करा है नंपाई को, हम इंपोर्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो ये तो हमारा पूरा एरे बन गया है ना। 10 लाख तक के ये प्रिंट करके बताएगा, आखिरी वाले को स्किप कर देगा। अब लूप को यूज करके हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, फिर वेक्टराइजेशन को यूज करेंगे। देखो लूप को कैसे यूज करना है। कोड तो इसका भी थोड़ा छोटा है, मतलब इसके कंपैरिजन में तो बड़ा ही रहेगा, वेक्टराइजेशन के कंपैरिजन में। इक्वल्स टू लगा दिया हमने, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको एक्स की वैल्यू, एक वेरिएबल हम ले रहे हैं, जी हाँ। देखो और आसान बताती हूँ आपको कोड। फॉर लगाया, जैसे मैंने उस लेक्चर में बताया था वैसे ही बता रही हूँ। फॉर लगाया, एक्स लगाया, ये होगा इटरेशन के लिए वेरिएबल। इन किस पे काम करना चाहिए? एरे पे, जहाँ पे हमने एरे क्रिएट करा इस पर। अब देखो स्क्वायर कैसे फाइंड आउट होता है। स्क्वायर फाइंड आउट होता है, जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है उसको लिखो, वो जहां पर भी स्टोर है, तो हमारे एक्स वाले में स्टोर है, वो लिखा, डबल स्टार लगाया और 2 लिख दिया, मतलब उसी नंबर को उसी से वो इंटू कर देगा, तो स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं। अब देखना है कितना टाइम लेगा। चलिए रन करते हैं। देखिए ये टाइम लेता जा रहा है, अभी भी इसने पूरा कैलकुलेशन दिया नहीं है, देखो और टाइम लेगा। 10 मिलियन है कि उसको बोलते हैं 10 मिलियन, उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना, और कितना लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर आप 100 तक की स्क्वायर फाइंड आउट करते ना तो इतना लंबा हो जाता है। देखो कितना टाइम लिया इसने, करेक्ट। अब मैं आपको बताती हूँ वेक्टराइजेशन को यूज करके कैसे होगा काम हमारा। देखिए वेक्टराइजेशन को अगर आपको यूज करना है तो स्क्वायर एक वेरिएबल बना लो, उसके बाद सिंपल अपने एरे का नाम लिखो, 2 बार स्टार लगाओ, 2 लिख दो, हो गया हमारा काम। बस इतना ही था कोड, है ना, कितना अच्छा कोड। इसीलिए हम नमपाई को यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में, क्योंकि बहुत आसान बना देता है काम, बहुत जल्दी भी। अब देखा है 1 सेकंड में आंसर दे देगा। देखिए पूरा आंसर आ गया हमारा। आपको भले ही अभी लग रहा होगा कि ये तो इतना सा आंसर आया है, इसने बैकएंड में पूरा फेच कर दिया डाटा, हम इसको ले सकते हैं डाटा को, ठीक है।
सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वेक्टराइजेशन क्यों बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और क्यों नंपाई बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, कई बार ना भले सीएसवी हो डाटाबेस हो या फिर एक्सेल फाइल हो, कोई सी भी टाइप की फाइल हो, उसमें ना मिसिंग वैल्यूज़ होती है या फिर इनवैलिड वैल्यूज़ भी बोल सकते हैं या फिर इस टाइप का डाटा जो कि आप रीड नहीं कर सकते हो या फिर उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ये सभी तरीके की वैल्यूज़ मिसिंग वैल्यूज़ में आती हैं, ठीक है? अब अगर इनको हैंडल करना है या तो इनको रिमूव करना है या फिर फाइंड आउट करना है या उन मिसिंग वैल्यूज को किसी और चीज से रिप्लेस करना है, तो ये सभी चीजों के लिए ना हमें numpy एक टूल देता है डिटेक्ट करने के लिए। कैसे, वो हम देख लेते हैं। अब उसके लिए ना हमें सबसे पहले तो एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें मिसिंग डाटा भी हो और नॉर्मल डाटा भी हो, ताकि हम उसे डिटेक्ट कर पाए और उससे हैंडल कर पाए। तो एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। मैं नाम डाटा दे रही हूँ इसका, np.array। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम डाटा पुट कर देते हैं। अब देखो, ये इसको देख के ना कंफ्यूज मत होना। np.nen का मतलब होता है मिसिंग वैल्यूज या फिर नॉट अ नंबर या फिर इनवैलिड नंबर, आप कुछ भी बोल सकते हैं जिनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। उसके बाद 70, उसके बाद एक और हम मिसिंग वैल्यू ले लेते हैं जो कि होगी नेन की, और एक दो और डाटा ले लेते हैं। इट्स ओके, इतना काफी है। अब ये क्यों एरर बता रहा है? क्योंकि हमें इंपोर्ट करना होगा numpy एज एनपी। ठीक है जी, हमने इंपोर्ट भी कर लिया, हमारा एरे भी बन गया जिसमें मिसिंग वैल्यूज भी और वैलिड वैल्यूज भी हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि इसे प्रिंट करवाओ। चलिए पहले तो हम प्रिंट करा के देख लेते हैं इसको। ठीक है, एज इट इज ही प्रिंट हो जाएगा, बट फिर भी बता देती हूँ आपको प्रिंट करके। देखिए, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब हमें डिटेक्ट करना है मिसिंग वैल्यूज को। मिसिंग वैल्यूज कहाँ कहाँ पर है? एक तो यहाँ पर है, ठीक है, एक यहाँ पर है। अब डिटेक्ट कैसे करेंगे हम? जहां जहां पर भी मिसिंग वैल्यूज होगी ना, वहां वहां पर ट्रू लिखा हुआ आएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि हम अपने कोऑर्डिनेटर से पूछ रहे हैं कि क्या इस जगह पर मिसिंग वैल्यू है? अगर है तो ट्रू लिख दो, नहीं है मिसिंग वैल्यू, कोई ना कोई वैलिड वैल्यू है तो फिर फॉल्स लिख दो। तो वो कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। डायरेक्टली आप प्रिंट लिख दो यहाँ पर। उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर आप लिखो np.isNan। हम हमारे कोऑर्डिनेटर से पूछ रहे हैं क्या नैन वैल्यू है, isNan क्या नैन वैल्यू है। और कहाँ पर आपको चेक करना है? डाटा वाला जो एरे बना है ना, वहां पर आप चेक करो क्या यहाँ पे कोई सी मिसिंग वैल्यू है। अगर है तो बता दो, तो ये ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा। देखो, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। शुरुआत में दोनों वैल्यूज वैलिड है इसलिए फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर ट्रू क्यों? क्योंकि यहाँ ये वाली मिसिंग वैल्यू, यहाँ पर भी ट्रू लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मिसिंग वैल्यू है। देखो, ये रहा ट्रू और ये रहा ट्रू। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है ये। अब चलिए हमारा नेक्स्ट देखते हैं, काउंट मिसिंग वैल्यूज। जी हाँ, अभी तो हमने ये चेक करा कि क्या मिसिंग वैल्यू है। अगर आपको काउंट करना है कि कितनी मिसिंग वैल्यूज है, तो वो आप काउंट भी कर सकते हो। कैसे काउंट करोगे वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखो, काउंट करने के लिए आपको क्या करना होगा? डायरेक्टली प्रिंट लिखो, पेरेंथेसिस के अंदर आप लिखो np डॉट इज नैन। उसके बाद डाटा पास कर दो कहाँ पर आपको काउंट करना है। उसके बाद डॉट सम कर दो। सम क्या करेगा? काउंट करके बता देगा। देखो, सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, इसका काम क्या था? मिसिंग वैल्यूज को देखना कि क्या यहाँ पर है क्या यहाँ पर है। सम का काम क्या होगा? उन सबको टोटल कर दो, कितनी जगह पर मिसिंग वैल्यूज है, और हमें प्रिंट करके बता दो। तो 2 लिखा हुआ आएगा क्योंकि 2 जगह पर मिसिंग वैल्यूज है। ये ऐसा आंसर क्यों बता रहा है? देखते हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, पेरेंथेसिस की मिस्टेक है। जी हाँ, ये रहा। ओके, जब भी मेथड यूज करते हैं हमें पेरेंथेसिस लगाना होता है। देखिए, 2 आंसर लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है क्योंकि 2 जगह पर मिसिंग वैल्यूज थी। नेक्स्ट है रिप्लेस विथ मीन। अब देखिए इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल कोई मल्टीनेशनल कंपनी का डाटा है, वहां पर कई जगह पर मिसिंग वैल्यूज है। अगर हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं किसी और वैल्यू से, तो आप रिप्लेस कर सकते हो। कैसे करोगे वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी फिलहाल मैंने ये क्वेश्चन लिया है फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे रिप्लेस करना है मीन से। मीन का काम क्या होता है? मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बता देती हूँ। यहाँ पर वैलिड वैल्यूज जितनी भी उन सबको प्लस कर दो और जितनी वैल्यूज उसे डिवाइड कर दो। मतलब 10 प्लस 30 प्लस 70 प्लस 10 कितना होगा? 70, 80, 90, 100, 110 एंड 120। 120 हो गए। इसको डिवाइड कर दो 4 से, कितना आंसर आएगा? 30 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आई होप मैंने सही कैलकुलेशन करा है, बट ठीक है, हम इसका कोड बना के देखते हैं। मेन काम ये है, ठीक है। कैलकुलेशन तो मीन फाइंड आउट करके बता देता है, वो हमने मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में देख ही लिया है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा यहाँ पे? मीन इग्नोरिंग नैन वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक मीन नाम का वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर। ये इग्नोर करेगा नैन मीन। ठीक है जी, ये भी हो गया। यहाँ पर हम डाटा पास कर रहे हैं। ओके, अब क्या करना है? हमें रिप्लेस करना है। मीन वाली वैल्यू को रखना है नैन वाली वैल्यू की जगह पर। तो वो क्लीन होके आएगा, इसलिए क्लीन नाम दे रही हूँ मैं इसका। np डॉट डाटा, सॉरी np डॉट वेयर लगेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गई थी। np डॉट वेयर लगेगा यहाँ पर। वेयर क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि जहां जहां पर हम अपने कोऑर्डिनेटर को बोल रहे हैं कि जहां जहां पर भी
नैन वैल्यूज है, देखो मैं लिख भी रही हूँ वही चीज, जहां जहां पर भी इस नैन वैल्यू है, कहाँ की बात हो रही है, हमारे डाटा वाले एरे की। जहां जहां पर भी इस नैन वैल्यू है उसको आप रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस कर दो, मीन वाले से रिप्लेस कर दो, ठीक है। और उसके साथ साथ हम डाटा को भी यहाँ पास कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है जी, ये भी हमारा हो गया काम। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं क्लीन को। अब देखो जहां जहां पे भी नैन था ना, वहां वहां पे 30 आ जाएगा अगर मीन 30 होगा तो। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 30 आ रहा है। देखो 10 के बाद 30 था, उसके बाद ये नैन वैल्यू थी तो वहां पे भी 30 आ रहा है, फिर 70 के बाद नैन वैल्यू थी तो वहां पर भी 30 आ रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है ये मिसिंग वैल्यूज, और रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ आपको समझाया कि जहां जहां पर भी इनवैलिड वैल्यूज है उसको रिप्लेस करना है तो आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हो। सर जरूरी नहीं है कि आपको मीन से रिप्लेस करना है, ये एक एग्जांपल लिया था मैंने, आप कोई और डाटा से भी रिप्लेस कर सकते हो एज योर विश। तो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अब ये वाला लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। देखिए परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना जो भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं बड़े लेवल के जो मार्केट में लॉन्च होते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा काम आता है, और स्पेशली डाटा प्रोसेसिंग के लिए। कैसे, ये ना आप इस तरीके समझ सकते हैं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने पढ़ा था डीएसए में, ठीक है। उसका काम क्या होता था, ये चेक करता था कि कोड कितने टाइम में रन कर रहा है, कितना अच्छा परफॉर्मेंस है उसका। वैसे ही ये है कि आपके पास मिलियंस और बिलियंस ऑफ डाटा है, तो वो कितने टाइम में सही से प्रोसेस करके दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, मैंने एक ऐप बनाया और मार्केट में लॉन्च करना चाहती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है 1 मिलियन तक के यूजर्स आ जाएंगे, ठीक है। उस हिसाब से कोड बनाया, टेस्ट करके देखा कि 1 मिलियन लोगों का डाटा आएगा, प्रोसेस होगा, कितना टाइम लगेगा, हमने देख लिया। अब वही अगर 10 मिलियन यूजर्स आ गए तो क्या वो डाटा प्रोसेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, ठीक है। तो हम फिर उसके लिए टेस्ट करके देखेंगे, ठीक है। यही अगर 1 बिलियन यूजर्स आ गए तो फिर हम उसके लिए देखेंगे टेस्ट करके, अगर धीरे काम करेगा तो फिर कोड में चेंजेस करेंगे। इसीलिए हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं। अब देखो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में हम ये देखेंगे कि लूप को यूज करके कोड कैसे काम करेगा, कितना टाइम लेगा। उसके साथ साथ अगर हम वेक्टराइजेशन को यूज करते हैं, मतलब नमपाई को यूज करते हैं, तो फिर कितना टाइम लेगा, वो टाइम परफेक्टली बताएगा मिनट और सेकंड्स में, जी हाँ, वो हम देखेंगे। अब ये ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड आई डोंट थिंक सो कि मोस्टली अगर आपने ट्यूटोरियल कभी देखा होगा NumPy का तो आपको मिलेगा ये चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगी इसीलिए। अब देखो इसके लिए हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा, क्या चीज़ें इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, टाइम तो हम ऑलरेडी कर चुके, मतलब मैंने लिख ही दिया था पहले ही। इम्पोर्ट NumPy भी लिख देते हैं हम, पता नहीं मैं NumPy क्यों भूल जाती हूँ हमेशा। ये हमने कर दिया है इम्पोर्ट। अब उसके बाद देखो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें कंपेयर करना है लूप और वेक्टराइजेशन की स्पीड से। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए ना एक एरे बना लेते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर ना हम 10 मिलियन, जी हाँ 10 मिलियन यूजर्स का डाटा लेंगे, 10 मिलियन लेते हैं इस बार, ठीक है। एरे np डॉट अरेंज, जी हाँ मैंने आपको बताया था कैसे डाटा लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट दो एंडिंग पॉइंट दो, 1 2 3 4 5 6 1 हो गया ना, इतना ही है ना, हाँ इतना ही है। जी हाँ, ये तो हमने हमारा एरे क्रिएट कर लिया 1 से लेकर के 10 मिलियन तक का। उसके बाद हमें अब लूप को यूज़ करके इसकी टाइम देखना है, कितना टाइम लेगा ये, इसकी ऑप्टिमाइज़ेशन क्या होगा, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ेशन क्या होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल बनाओ, यहाँ पर इसका काम होगा टाइम को कैलकुलेट करना। मतलब जैसे ही लूप स्टार्ट होगा ना वैसे ही टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए टाइम डॉट टाइम लिख रहे हैं हम। ये ऑलरेडी बिल्ट इन मेथड है, हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं उसका नाम लिखकर। सॉरी स्टार्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट काम होगा स्क्वायर फाइंड आउट करने का। जी हाँ, मैं क्या कर रही हूँ, 10 मिलियन डाटा का स्क्वायर फाइंड आउट करवा रही हूँ, लूप को यूज करके, फैक्टराइजेशन को यूज करके, और इसका टाइम कैलकुलेट कर रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। ठीक है, स्क्वायर नाम दे देते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेम वही कोड है, हाँ इसलिए फिर से नहीं बता रही हूँ जो हमने अभी 5 मिनट पहले देखा था। फॉर लूप लिख दो, एरे का नाम लिख दिया। उसके बाद एंड, एंड क्यों, जब हम इस वाले से टाइम स्टार्ट करवा रहे हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर को बोल रहे हैं कि चलो भाई लूप काम करना स्टार्ट कर दिया, मतलब लूप स्टार्ट हो गया है, आइट्रेशन स्टार्ट हो गया, अब आप टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट करो, कितना टाइम लेगा 10 मिलियन यूजर्स का या फिर 10 मिलियन डाटा का स्क्वायर फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो इसने टाइम कैलकुलेट करना तो स्टार्ट कर दिया, स्टॉप भी तो बोलना पड़ेगा। अलार्म में भी जब आप लगाते हो अलार्म स्टॉप पॉइंट देते हो ना उसको, वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं टाइम डॉट टाइम, जी हमने स्टार्ट और एंड पॉइंट तो दे दिया। उसके बाद हमें प्रिंट कराना होगा, प्रिंट क्या कराना है, हमें हमें टाइम प्रिंट कराना है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैं यहाँ से मुंबई गई 5 बजे, पहुंची 10 बजे, टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे, 10 में से 5 को माइनस कर दोगे, 5 घंटे आ जाएंगे। अरे यार देखो नॉर्मली बता रही हूँ,
कोई सी भी चीज का अगर आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है कैसे करते हो, 10 में से अगर आपको 5 का डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि 5 और 10 में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में से माइनस कर दो, मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। वैसे ही अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना है तो जो एंड पॉइंट होगा ऑब्वियसली उसका टाइम ज्यादा होगा, तो उसमें से आप अपने स्टार्ट वाले को माइनस कर दो, उसके बीच का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा हमारा टाइम, कि कितना टाइम इसने लिया है रन होने में, ठीक है, या आउटपुट देने में। तो वही मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, एंड माइनस स्टार्ट। कंफ्यूज मत होना, बहुत बारीकी से मैं आपको समझाती हूँ इसलिए, ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए ये तो हमने देख लिया, अब हम इसको रन करके देखते हैं, ये टाइम बताएगा, हम स्क्वायर स्क्वायर फाइंड आउट नहीं कर रहे, बस टाइम देख रहे हैं। आप चाहो तो इसको भी प्रिंट करवा लेना एज ऑ विश। तो देखिए ये आंसर दे रहा है 2.04 सेकेंड, ठीक है, इसको हम सेव करके रखते हैं ताकि आपको समझ आएगा कि लूप में क्या डिफरेंस है और अगर हम वैक्टराइजेशन को यूज करते हैं तो कितना टाइम में डिफरेंस आता है, ठीक है। अब देखिए अब हम वैक्टराइजेशन को यूज करते हैं, कैसे करेंगे, देखो इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो अब हम वैक्टराइजेशन को यूज करेंगे, उसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं स्टार्ट नाम का, सेम वही रहेगा टाइम डॉट टाइम, ओके। उसके बाद अब देखो एक वेरिएबल बनाएंगे हम स्क्वायर नाम, उसमें क्या करेंगे डायरेक्टली अपने एरे का नाम ARR और स्टार स्टार 2 ऐसे स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, यही हमने देखा था, और फिर एंड दे दो। एंड क्या होगा हमारा, टाइम डॉट टाइम, ये भी हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद हम इसे प्रिंट करा के देखते हैं, तो देखिए प्रिंट में क्या आएगा, एंड माइनस स्टार्ट ऑब्वियसली, जो कि मैंने आपको इसका लॉजिक बता ही दिया है। आपको एंड टाइम ज्यादा होगा उसमें से स्टार्ट को माइनस कर दो ताकि उसके बीच का डिफरेंस आ जाए। देखिए कितना कम टाइम ले रहा है, वहां पर क्या होता है सेकंड्स में आंसर दे रहा है, ठीक है, वहां पर क्या था 2.04 और ये कहा 0.06, ऐसा भी नहीं 0 पॉइंट है, नहीं 0.06 है, कितना ज्यादा डिफरेंस है ना। तो वैक्टराइजेशन ज्यादा बेहतर होता है लूप से, और अभी तो फिलहाल ठीक है, मतलब अगर मैं ज्यादा वैल्यूज की बढ़ा दूंगी ना तो शायद कंप्यूटर जो मेरा सिस्टम है वो हैंडल नहीं कर पाए, बट जब आप ज्यादा बड़ी कंपनी का डाटा हैंडल करते हो ना, डाटा साइंस में प्रोसेस करते हो या कुछ भी उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो, ज्यादा बड़ा डाटा लूप नहीं हैंडल कर पाता, वो अभी तो फिलहाल उसने आंसर दे भी दिया है, नहीं दे पाएगा वो आंसर, ठीक है, या तो हैंग हो जाएगा या फिर लूप में चलता रहेगा, इस टाइप से कुछ ना कुछ होगा। बट फैक्टराइजेशन की हेल्प से आप बहुत आसानी से बड़े डाटा को हैंडल कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये सब ना टेस्टिंग में काम आता है, जब भी वो वाला सॉफ्टवेयर लॉन्च होने वाला रहे या टेस्ट करना रहे कि अच्छा हमारा ऐप इतने डाटा को हैंडल कर पा रहा है कि नहीं, तो टाइम कैलकुलेट कर लो, इतने टाइम में क्या वो प्रोसेस कर रहा है, डाटा कर रहा है मतलब सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है कोड में चेंजेस करो ताकि वो सही से काम कर पाए। चलिए हमारा प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा प्रोजेक्ट का टाइटल है वो है इमेज टू ग्रे स्केल थ्रेशोल्ड कन्वर्टर यूजिंग नंपाई। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या प्रोजेक्ट है, मतलब इसमें क्या बनाना है, बहुत इजी सा प्रोजेक्ट और बहुत क्रिएटिव प्रोजेक्ट है। देखो ये होगा हमारा प्रोजेक्ट, हमारे पास एक इमेज रहेगी, उसको हमें ग्रे स्केल में भी कन्वर्ट करना है, उसके साथ साथ थ्रेशोल्ड में भी कन्वर्ट करना है, जी हाँ ग्रे में भी कन्वर्ट करना है और ब्लैक एंड व्हाइट में भी कन्वर्ट करना है। अब ये बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट होने वाला है। यूजुअली पता है जो नंपाई के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो इस टाइप्स के होते हैं, डाटा आपके पास खूब सारा होगा, उसमें आपको कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे और वो डाटा के फॉर्मेट में आपको आउटपुट दिखेगा, ठीक है, ऐसे विजुअली नहीं दिखेगा कोई सी इमेज है ये सब। बट मैं चाहती थी कि आपको एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट सिखाऊं जिसमें नंपाई भी यूज हो, बट उसके साथ साथ आपको ये भी समझ आए कि रियल वर्ल्ड में कैसे यूज किया जाता है। मैंने आपको मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में एक एग्जाम्पल भी दिया था अगर आपको याद हो तो, और वो ये था कि अगर आपके पास बहुत सारा डाटा है इमेजेस के फॉर्मेट में और उसके ऊपर अगर आपको ऑपरेशंस लगाने तो कैसे लगाओगे, ये उसी का प्रैक्टिकल वर्जन है। आप इस प्रोजेक्ट को बनाओगे आपको अपना पता चल जाएगा कैसे ये सब अप्लाई किया जाता है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में। चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ना इस प्रोजेक्ट के लिए आपको मैटप्लॉटलिब पे इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी, बहुत बेसिक्स हम यूज करेंगे, ज्यादा एडवांस यूज करेंगे भी नहीं, और बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझा भी दूंगी कहाँ पर क्या क्या यूज हो रहा है, सो डोंट वरी। उसके लिए आपको इंस्टॉल करने के लिए या तो रन पे क्लिक कर दीजिए या फिर टर्मिनल को ड्रैग कर दीजिए, ओपन हो जाएगा। ये वाली कमांड लिख देना है पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, METPLOTLIB, ठीक है, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब और इंटर प्रेस कर देना, इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ऐसे लिखा हुआ है ऑलरेडी सेटिस्फाई, आपके सिस्टम में ऐसा नहीं आएगा। तो चलिए आई होप आपने ये इंस्टॉल कर लिया होगा। आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करें उसके पहले हमने इंस्टॉल तो कर लिया, कुछ चीजें इंपोर्ट करने की भी जरूरत होगी, जैसे अभी तक की प्रथा हमारी चलती आ रही है कि नंपाई भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं, उसके साथ साथ मैटप्लॉटलिब भी यूज करेंगे हम, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे वो होगा हमारा फ्रॉम मैटप्लॉटलिब, जी हाँ, डॉट इमेज, देखो इमेजेस पे काम कर रहे हैं इसलिए इमेज यूज कर रहे हैं, और फिर इंपोर्ट
इम्पोर्ट आई एम रीड। अब आप सोचोगे पूरी लाइन है क्या, देखो बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ आपको। आई एम रीड का मतलब होगा बस लोड करना इमेज को numpy एरे के फॉर्मेट में। फिर से बोल रही हूँ, नहीं समझ आया तो, आपके पास एक इमेज है, उसको आपको कन्वर्ट करना है numpy एरे में। क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि हम numpy यूज कर रहे हैं। numpy के ऑपरेशंस numpy पर तभी लग सकते हैं जब वो एरे के फॉर्मेट में हो, इमेजेस के फॉर्मेट में नहीं लगेगा। हमने इसको यहाँ पर एज अ इमेज दिया है, ठीक है, एज अ इमेज मैंने दे दी। मैं बोल रही हूँ आई एम रीड को कि आप एक काम करो, इस इमेज को numpy एरे में कन्वर्ट कर दो ताकि मैं उस पर ऑपरेशंस लगा पाऊँ। इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी। अब देखो ये क्या है, जहां जहां पे भी हमें मैटप्लॉटलिब पाईप्लॉट यूज करना होगा ना, वहां पर हम पीएलटी यूज करेंगे, वही लिखेंगे शॉर्ट में, ठीक है। ये क्यों यूज हो रहा है? ये इसलिए यूज हो रहा है, जब हम इसको रन कर रहे हैं और ये इमेज दिख रहा है ना, इसी की वजह से दिख रहा है, अदरवाइज नहीं दिख पाता। आपको numpy पे डाटा देना होता है, जैसे मैंने बोला था नॉर्मल प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। यहाँ पर हमें रियल वर्ल्ड बनाना है, इमेज पे डाटा और ऑपरेशंस लगाना है, इसलिए मैटप्लॉटलिब यूज करना जरूरी है। कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे वो मैं आपको बता दूंगी, कुछ फंक्शंस में यूज करेंगे, मेथड्स यूज करेंगे, सो डोंट वरी, ठीक है। हमने इंपोर्ट कर लिया सारी चीजें जो जो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत थी। अब जो नेक्स्ट है वो होगा हमारा लोड करना इमेज को। जी हाँ, हमने इंपोर्ट तो कर लिया, प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले इमेज को लोड तो करना पड़ेगा, तभी तो उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं हम, करेक्ट। तो अब देखो इमेज लोड करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखा भी आई एम रीड कन्वर्ट द इमेज इनटू numpy array, वो मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। अब इमेज लोड करने के लिए हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा जहां पर इमेज स्टोर होगी, ठीक है। इमेज स्टोर क्यों होगी? ताकि हम उसके ऊपर ऑपरेशंस लगा सके, इमेज तो देनी होगी ना। तो आई एम रीड के थ्रू मैं इमेज को एरे में कन्वर्ट करवा रही हूँ। अब देखो इमेज के पाथ देने का ना दो तरीका होता है। सबसे पहला तरीका, नॉर्मली आप लिख दो, ये इमेज का नाम मैंने ये अननेम दिया है, या तो आप डायरेक्टली लिख दो अननेम डॉट जेपीजी, क्योंकि इसी फोल्डर में है। अगर कभी बाई चांस नहीं ले पाता है तो आप एक काम करना, ये जो टर्मिनल पर आपको पाथ दिख रहा है ना, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखो, ये जो टर्मिनल पर यहाँ पर आपको पाथ दिख रहा है ना, सी यूजर्स लिनोवो वन ड्राइव डॉक्यूमेंट numpy एआई, ये सारा कुछ, इस पाथ को यहाँ से कॉपी करो, उसके बाद यहाँ पर दे देना, उसके बाद एक स्लैश लगाना। ये वाला तो हमारा मेन फोल्डर हो गया जिसमें ये सब स्टोर है। उसके बाद मॉड्यूल 3 में ये सब स्टोर है, तो फिर मॉड्यूल 3 लिख देना आप। उसके बाद अपनी इमेज का नाम दे देना, जो भी आपकी इमेज है, मेरी इमेज है unnamed.jpg के बाद इस पेरेंथेसिस के आगे आपको आर देना है, तभी ये ले पाएगा आई एम रीड, ठीक है, ये इमेज। तो चलिए, अब आई एम रीड ने इसको कन्वर्ट तो कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट भी तो कराना होगा, हमें देखना तो होगा ना इमेज को, इसीलिए तो इमेज, सॉरी, एज अ सिंपल टेक्स्ट होगा ये इमेज, और फिर यहाँ पर इमेज डॉट शेप, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पर पास कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना पार्ट। यहाँ पर जो दिखाने का काम है वो हमने कर दिया है। अब हमें ऑपरेशंस लगाने होंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए। हम ऑपरेशंस लगाए उसके पहले मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि बैकएंड में कोड कैसे काम कर रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इमेज दी है, अब ये जो कन्वर्ट करेगा ना एरे के फॉर्मेट में, वो कन्वर्ट कैसे करेगा वो बता रही हूँ। एरे का फॉर्मेट कैसा होगा, देखो, सबसे पहली होगी हाइट उस इमेज की, उसके बाद होगी विड्थ उस इमेज की, उसके बाद होगी चैनल। अब आप सोचेंगे चैनल क्या होता है? हर एक जो इमेज होती है ना वो एक पिक्सल के फॉर्मेट में होती है। फिर से बता रही हूँ, जब भी कोई डेवलपर इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करता है ना, तो ये सभी चीजें ना पिक्सल के फॉर्मेट में स्टोर होती है। तो एक इमेज को आप ग्रिड ऑफ पिक्सल्स भी समझ सकते हैं, और हर एक पिक्सल जो होता है ना वो 3 चीजों में स्टोर होता है। जी हाँ, हर एक पिक्सल या हर एक चैनल जो रहता है ना वो 3 चीजों में स्टोर होता है, जो कि होता है ग्रीन, ब्लू और रेड। जी हाँ, रेड, ग्रीन और ब्लू के फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो मतलब हर एक पिक्सल का 3 कलर होगा, रेड, ग्रीन और ब्लू। और जब भी हमें थ्रीशोल्ड में से कन्वर्ट करना है, कौन कौन से कलर की जरूरत है? 2 कलर की, व्हाइट और ब्लैक की, तो वो कर दो। ग्रे में कौन कौन से कलर की जरूरत है? एक ही कलर की जरूरत है। तो मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू को हमें एक कलर में कन्वर्ट भी करना होगा, ये बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि इमेज एरे में कैसे कन्वर्ट होता है। इसमें पहला जो डाटा होगा वो हाइट का होगा, सेकंड डाटा होगा विड्थ होगा, थर्ड होगा चैनल होगा। चैनल मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू के वैल्यू होगी वहां पर। उसको हमें ग्रे स्केल में जब कन्वर्ट करना होगा तो हमें वन सिंगल वैल्यू में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब चलिए, अब हम ग्रे स्केल का फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम इन सभी का कोड एक साथ ही बनाकर देख लेंगे, ठीक है। ग्रे स्केल का एक फॉर्मूला होता है, थ्रीशोल्ड का भी एक सिंटेक्स होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, सबसे पहली बात हम ग्रे स्केल की कर रहे हैं, ठीक है। ग्रे स्केल में हमें एक तो रेड, एक ग्रीन और एक ब्लू का कलर होगा, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इनकी, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करनी होगी और उन सब डाटा को प्लस करना होगा, सम करना होगा। उसके बाद एक सिंगल वैल्यू कन्वर्ट होगी जो होगी वैल्यू ग्रे की,
ठीक है, ग्रे स्केल की वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं ग्रे स्केल का फॉर्मूला लिख रही हूँ। यहाँ पे ना कुछ वैल्यूज आपको मल्टीप्लाई करनी होगी ग्रीन, ब्लू और रेड के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू रहेगी ग्रीन के लिए, फिर उससे छोटी रेड के लिए, उससे छोटी ब्लू के लिए। तो 0.2989 होती है वैल्यू, जिसको आपको मल्टीप्लाई करना है रेड से। ठीक है, हाँ, इससे मल्टीप्लाई करना रहेगा ताकि ग्रे स्केल में कन्वर्ट करें। उसके बाद एक और वैल्यू रहेगी जो कि होगी ग्रीन के लिए। ठीक है, ग्रीन की वैल्यू होती है 0.58 समथिंग कुछ होती है, 587 समथिंग। ठीक है, जो आपको इंटू करना है, किस में इंटू करना है आपको? ग्रीन में इंटू करना। देखो ये वाली वैल्यू बड़ी है रेड से। ठीक है, अब सबसे लीस्ट वाली वैल्यू रहेगी। ठीक है, जो होगी ब्लू के लिए, वो सबसे लीस्ट वाली वैल्यू होगी 0.114। इसको आपको इंटू करना है ब्लू से। अब देखो इन सबको बाद में ऐड कर देना है, और जो ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, इन सब की वैल्यूज को पहले इंटू कर दो, फिर ऐड कर दो, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी ग्रे स्केल की वैल्यू। मतलब ये कन्वर्ट कर देगा ग्रे में। क्या हुआ, अब आपको समझ आ गई होगी। ये हो गया हमारा ग्रे वाला काम। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा थ्री शोल्ड का काम। अब थ्री शोल्ड का सबसे ज्यादा आसान है। देखो थ्री शोल्ड में कितने कलर की जरूरत है? सिर्फ दो कलर की, ब्लैक और व्हाइट। अब देखो थ्री शोल्ड का मैं आपको बता रही हूँ। थ्री शोल्ड में मतलब इमेजेस में पिक्सल्स होते हैं, वो मैंने आपको बताया। हर एक पिक्सल का 3 वैल्यूज रहती है। ठीक है, हर एक पिक्सल में जो वैल्यू रहती है ना, वो रहती है एक रेंज में। उसकी रेंज रहती है 0 से लेकर के 255 तक के। जी हाँ, अब 255 क्या होता है? 255 कलर होता है व्हाइट का, 0 कलर होता है ब्लैक का, और इसके बीच में बाकी के दूसरे कलर बनते हैं। बट आप मुझे बताओ, थ्री शोल्ड में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो क्या बीच के कलर्स की जरूरत है? हमें नहीं है। हमें तो सिर्फ ब्लैक और व्हाइट में कन्वर्ट करना है। करेक्ट। तो सिंपल सा हम एक कंडीशन लगाएंगे, और वो कंडीशन ये होगी, अगर उस डाटा की या उस पिक्सल की वैल्यू ग्रे स्केल से ज्यादा है तो उसे कन्वर्ट कर दो 255 में, मतलब व्हाइट में कन्वर्ट कर दो, उस पार्ट को व्हाइट बना दो। अगर उसकी वैल्यू उससे कम है या बराबर है तो सिंपल आप उसको ब्लैक कर दो। सिंपल, मतलब कोई सा भी अगर टेक्सचर यहाँ पर है ना, अपनी हिंदी वाली लैंग्वेज में समझा रही हूँ, कोई सा भी टेक्सचर है, जैसे कि आंखें हैं, आईब्रो है, बाल है, क्लोथ्स है, वो सारे क्या होगी, वो कुछ ना कुछ टेक्सचर होगा। ठीक है, उसको आप इस तरह के समझ लीजिए, उनको कर दो ब्लैक में, बाकी को कर दो व्हाइट में। बाकी कुछ है ही नहीं वहां पे, आपको शेड वेड देने की जरूरत नहीं। समझ आ गई ये सिंपल सी लैंग्वेज? बस ये कंडीशन लगानी इफ एल्स की। ठीक है, तो चलिए अब हम कोड बनाते हैं इसका। एक्सट्रैक्ट करना आरजीबी चैनल्स को, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग यहाँ पर यूज करेंगे जो हमने सीखा था। ठीक है, अब इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे आरजीबी चैनल्स को? इसको क्यों एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है पता है? क्योंकि हम इमेज दे रहे हैं। अदरवाइज अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर एज अ एरे दे देती ना, तो एरे में हमें एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्टली हम वैल्यू दे देते हैं ग्रीन, ब्लू और इन सभी की। बट यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उस एक्सट्रैक्ट के लिए हमें यहाँ पर हर एक का एक एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ये है हमारे रेड के लिए, यहाँ पर मैं इमेज पास कर रही हूँ। और अब देखो इसका जो एरे रहेगा वो कैसा रहेगा। यहाँ पर मैं सिर्फ रेशियो दे रही हूँ। सबसे पहली वैल्यू रहेगी रो के लिए, सेकेंड वैल्यू रहेगी कॉलम के लिए, और जो थर्ड वैल्यू रहेगी वो रेड के लिए। जी हाँ, आरजीबी के लिए, मतलब रेड के लिए। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे तो सिर्फ आपने कोलन ही दे दिया, यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं रो के लिए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट। मैंने स्लाइसिंग में आपको समझाया था मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में, अगर स्टार्ट और एंड पॉइंट नहीं दोगे तो मतलब जितनी रोज है सब ले लो। कॉलम में भी यही करा है, सिर्फ रेशो दिया है, जितने कॉलम से सब ले लो। कॉलम और रो का यहाँ पर काम क्या है देखो, ये हो गई इस तरीके से कॉलम्स, और ये हो गई इस तरीके से रो। ठीक है, आप इमेज दे रहे हो तो इसी तरीके से आपको समझाना पड़ेगा कोऑर्डिनेटर को, उसको ऐसे नहीं समझ आता है। अब सिमिलरली हमें बनाना है, रेड के लिए तो बना लिया, अब ब्लू के लिए भी बनाना है हमें, और ग्रीन के लिए भी बनाना है हमें। ठीक है, तो हम बनाते हैं ग्रीन के लिए। ग्रीन की यहाँ पे मैं वैल्यू दे रही हूँ 1, उसके लिए 0 दे दी, इसके लिए हम 1 दे देते हैं, और इसके लिए 2 दे देते हैं। आप इंडेक्सिंग भी समझ सकते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट होगा वो होगा कन्वर्ट टू ग्रे स्केल। अब हमने इमेज भी दे दी, उसको कन्वर्ट भी करा दिया एरे के फॉर्मेट में। उसके लिए रेड, ग्रीन और ब्लू के लिए भी हमने एरेज बनवा दिए ताकि इसके ऊपर ऑपरेशन हम लगा पाए। और ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, हाँ ये भी बता दूं कि हमने यहाँ पर ये सब करवाया क्यों है रेड, ग्रीन और ब्लू पे। क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया कि आर की जो भी वैल्यू होगी ना उसमें ये वैल्यू इंटू करो, जी की जो होगी इसमें ये करो, ब्लू में जो होगी वो इसमें ये वैल्यू इंटू करो। अब ये जो इंटू करने का काम होगा ना, इसमें ब्रॉडकास्टिंग हम यूज करेंगे जो हमने सीखा था नंपाई में। अब ब्रॉडकास्टिंग और ये सब नंपाई का पार्ट है, तो बिना एरे के फॉर्मेट में आप इंटू नहीं कर पाते उसमें। ठीक है, इसलिए इसमें मैंने एस एरे दिया है इसको, रेड, ग्रीन और ब्लू को। अब चलिए अब हम इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करते हैं। ग्रे स्केल में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ जहाँ पे ग्रे स्केल में कन्वर्ट होने के बाद ये स्टोर होगा। 0.2989 मैंने वैल्यू बताई थी, उसको रेड से इंटू कर दो, फिर प्लस करना है आपको 0.5870 वाली वैल्यू को इंटू करना है
कौन सी वैल्यू से? ग्रीन से, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद फिर से इसको प्लस कर दो ब्लू वाली वैल्यू से। ब्लू वाली वैल्यू को आपको इंटू करना है 0.1140 से। ओके, इंटू करना है ब्लू से। ठीक है, हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब इसने इन सभी वैल्यूज को प्लस करके इंटू करके एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, ये मान लो। वो स्टोर हो गया ग्रे स्केल में। अब हमें इसे प्रिंट कराना होगा, तो हमें टाइटल दे देते हैं, अच्छा सा टाइटल देते हैं, ग्रे स्केल शेप दे देते हैं हम इसका टाइटल। उसके बाद ग्रे स्केल को हमें पास करना होगा, मतलब जो भी कैलकुलेशन हुआ है ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो गया है उसको आप पास कर दो और प्रिंट करा दो। अब देखो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग कैसे यूज हो रही है। मैंने आपको बताया था जब भी एरे के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपको लूप यूज करना पड़ेगा। लूप अगर नहीं यूज कर रहे हो, एरे के फॉर्मेट में नंपाई एरे में इसको कन्वर्ट करो। उसके बाद कोई सा भी छोटे से छोटे ऑपरेशंस लगा दो और कैलकुलेशन कर दो। देखो हम डायरेक्टली बस प्लस लगा रहे हैं, इंटू लगा रहे हैं, और पूरा ये एरे के फॉर्मेट में इंटू करके हमें दे रहा है। इसका मतलब होता है ब्रॉडकास्टिंग। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, वही मैंने यहाँ पर लिखा है नंपाई कॉन्सेप्ट हियर ब्रॉडकास्टिंग इन एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस वी आर परफॉर्मिंग हियर, राइट। अब जो नेक्स्ट है वो है थ्रीशोल्ड। अब थ्रीशोल्ड का हम यहाँ पे कैलकुलेशन देख लेते हैं। थ्रीशोल्ड में हमें सिंपल सा यूज करना होगा np डॉट वेयर। इसका काम क्या होगा? एक कंडीशन लगाना। इसका मतलब भी मैं आपको चलो बता दी, कोड के साथ ही बता देते हैं हम। थ्रीशोल्ड वैल्यू होती है 1 to 8। जी हाँ, 1 to 8 होती है थ्रीशोल्ड की वैल्यू हम दे रहे हैं, मतलब। और थ्रीशोल्डेड np डॉट वेयर। अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगा रही हूँ np डॉट वेयर। np डॉट वेयर का मतलब है, हिंदी में बता रही हूँ, हाँ, एनपी का मतलब क्या होता है? एरे। जहां पर भी हमारे एरे पर ग्रे स्केल की वैल्यू ज्यादा होती है थ्रीशोल्ड की वैल्यू से, मतलब अगर ग्रे स्केल की वैल्यू 1 to 8 से ज्यादा है तो फिर आप एक काम करो, उस पार्ट को व्हाइट में कन्वर्ट कर दो। उस पार्ट को आप व्हाइट में कन्वर्ट कर दो। व्हाइट का नंबर क्या होता है? 255। अदरवाइज एल्स बाकी का जितना पार्ट होगा उसका काम क्या होगा? मतलब थ्रीशोल्ड से छोटी वैल्यू है ग्रे स्केल की, ठीक है। एल्स में तो यही आएगा ना कंडीशन, तो फिर उसको आप ब्लैक में कन्वर्ट कर दो। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। 0 मतलब होता है ब्लैक, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो चलिए अब हम डिस्प्ले कराने का काम करते हैं हमारी इमेज को, ताकि इस तरीके से हमें दिख पाए इमेज, ठीक है। तो अब डिस्प्ले कैसे कराएंगे वो देख लेते हैं हम। पीएलटी यूज कर रही हूँ, है ना, मैटप्लॉटलिब के शॉर्ट में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। फिगर क्यों? क्योंकि एज अ कैनवास पर ये प्रिंट करा के बता सके हमारी इमेज, प्लॉट करके बता सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि कौन सी चीजें क्यों यूज की जा रही है। पर्पस क्या होता है इसका फिगर का? इसका पर्पस होता है क्रिएट अ न्यू इमेज कैनवास टू प्लॉट योर इमेज, ठीक है। तो इमेज को दिखाने में काम करेगा। अब FIG मतलब साइज हम डिफाइन करें कि इमेज का साइज हम क्या देना चाहते हैं। मैं देना चाहती हूँ 12:4 का मैंने इसमें साइज दे दिया। आप छोटा भी दे सकते हैं, बड़ा भी दे सकते हैं, एज योर विश। उसके बाद है हमारा काम कि ये जो 3 इमेजेस दिख रही है इसको बराबर साइज में दिखाना है। देखो बराबर दिख रहा है, यहाँ पर भी डिस्टेंस बराबर है, यहाँ पर भी डिस्टेंस बराबर है, और एक सिंगल रो में 3 कॉलम में है। और फर्स्ट वाली इमेज ओरिजिनल है, सेकंड वाली ग्रे स्केल है, थर्ड वाली थ्रीशोल्ड है, ये भी हमें बताना होगा। तो वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ PLT डॉट सब प्लॉट। अब देखो सब प्लॉट मतलब आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो, एक प्लॉट है, वहां पर आप बताते हो ना इतनी जगह में किचन बनेगा, इतनी जगह में रूम बनेगा, इतनी जगह में हॉल बनेगा, वैसे ही हम यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं। कैसे प्लॉट कर रहे हैं कि सबसे पहले तो आप एक काम करो, एक ही रो रहेगी, इसका सिंटेक्स बता रही हूँ। सबसे पहले आपको बताना है कितनी रो रहेगी, उसके बाद बताना है कितने कॉलम्स रहेंगे, उसके बाद आपको बताना है कि पहली इमेज कौन सी रहेगी। पहली इमेज में ओरिजिनल प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो ये मैं ओरिजिनल के लिए लिख रही हूँ, ठीक है, कि पहली इमेज मेरी ये वाली रहेगी, ओरिजिनल वाली। तो ओरिजिनल वाली आप पहले नंबर पर ही रख दो, तो यहाँ पर मैं 1 लिख रही हूँ। यही ग्रे स्केल के लिए हम 2 नंबर पर रखवाएंगे, थ्रीशोल्ड के लिए 3rd नंबर पर रखवाएंगे। अब PLT डॉट टाइटल, इसका टाइटल भी हम दे देते हैं ओरिजिनल। अब टाइटल मेथड हम यूज कर रहे हैं, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, तो ये इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बस टाइटल प्रिंट करवाएगा। उसके बाद PLT डॉट IM शो, ये शो कराने का काम करेगा। इमेज डॉट एज टाइप np.uint। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि ये uint 8 क्यों लिख रहे हैं। देखो जरा, IM शो का काम तो होगा इमेज को शो कराने का, और इसका काम ये होगा जब भी हमारी जो इमेज रहती है ना वो पिक्सल के फॉर्मेट में रहती है, और अब जब भी पिक्सल कन्वर्ट होते हैं ग्रे स्केल के फॉर्मूला से, ठीक है, पिक्सल जब भी कन्वर्ट होंगे ग्रे स्केल के फॉर्मूला से, वो कई बार ना फ्लोट के फॉर्मेट में भी हो जाते हैं। बट आप खुद सोचो, क्या इमेज फ्लोट के फॉर्मेट में दिख सकती है, फ्लोट डाटा में दिख सकती है? नहीं दिख सकती है। उसको जरूरत है प्योर इंटीजर की, मतलब नॉर्मल इंटीजर की, जिसमें डेसिमल वैल्यूज नहीं हो। तो ये जो uint 8 लिखा है ना, इसका काम होगा कि अगर बाय चांस ग्रे स्केल वाले फॉर्मूला से जो भी कन्वर्जन का काम हुआ है, उसके बाद जो भी एरे
निकल के आया है, क्योंकि हमारी इमेज भी एरे के फॉर्मेट में रहेगी, उसके बाद इसको डिस्प्ले कराएंगे। तो जो भी डाटा निकल के आया है अगर वो फ्लोट के फॉर्मेट में है तो आप उसको नॉर्मल इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, ताकि हमें दिखाने में आसानी रहे। बस इसलिए हम यू इंट लिख रहे हैं। आई होप समझ आ गया होगा। डेसिमल वैल्यूज ये नहीं दिखा पाएगा इसीलिए, और यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। यू इंट कन्वर्ट्स पिक्सल वैल्यूज इनटू इंटीजर्स, और इंटीजर का रेंज का रहेगा 0 से लेकर के 255। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिखना मत भूलना, वरना शायद एरर भी बता सकता है या फिर ढंग से कन्वर्ट ना कर पाए अगर इसने फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया तो। अब जो सेकंड इमेज होगी वो होगी हमारी ग्रे स्केल वाली इमेज को दिखाने के लिए। तो सेम लिखेंगे सब प्लॉट दिखाने के लिए। अब सब प्लॉट हमें प्लॉटिंग बतानी पड़ेगी, तो एक ही रो रहेगी, कॉलम रहेंगे 3, और सेकंड नंबर पर मैं ये वाली इमेज दिखाना चाहती हूँ। उसके बाद PLT डॉट इसका टाइटल होगा ग्रे स्केल, ठीक है। तो हमने इसका टाइटल भी दे दिया है। उसके बाद हम लिखेंगे PLT डॉट IM शो, ये शो कराने का काम करेगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद ग्रे स्केल को पास कर दो, क्योंकि जो हमारी इमेज है, फाइनल इमेज है, वो ग्रे स्केल में ही स्टोर हुई है, ये वाली देख लो, ठीक है। इसलिए वो मैं यहाँ पर पास कर रही हूँ। पास कर दिया आपने। अब CMAP इक्वल्स टू ग्रे। अब आप सोच रहे होंगे CMAP क्या होता है। CMAP का मतलब है कि हम हमारे मैटप्लॉटलिब को बोल रहे हैं कि अब जो हमारी इमेज है मैंने यहाँ पर पास करी है ना, ये ग्रे स्केल में है, तो अब इसको एज ए ग्रे स्केल प्रिंट कराओ। बस इतना सा काम है इसका, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो हमें लिखना है वो लिखना है थ्रीशोल्ड के लिए, ठीक है। तो थ्रीशोल्ड के लिए यहाँ पर कॉलम रहेगा 3, टाइटल में यहाँ पर थ्रीशोल्ड दे देती हूँ। उसके बाद ये भी ग्रे स्केल टाइप में रहेगा, क्योंकि उसी पर ही ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो ये भी हमने लिख दिया है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पर ना आपको ग्रे स्केल को हटा के थ्रीशोल्ड पास करना है, क्योंकि थ्रीशोल्ड में ही हमारा डाटा स्टोर है। देखो ये लिखा है हमारा थ्रीशोल्डेड, और यहीं पे सारा कैलकुलेशन हो रहा है कि अगर थ्रीशोल्ड की वैल्यू ग्रे स्केल से बड़ी है तो आप इसको व्हाइट कर दो, अदरवाइज ब्लैक कर दो, ये सब यही तो हो रहा है। इसलिए हमने यहाँ पर ये पास किया। आई होप आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा। तो अब हमने तीनों इमेजेस के बारे में तो बता दिया कि कैसे कैसे आपको प्रिंट कराना है, कौन से कॉलम में, कौन से रो में, कौन से नंबर पर कौन सी इमेज रहेगी, टाइटल क्या रहेगा, सब हमने बता दिया। अब लास्ट चीज जो बतानी है वो ये बतानी है कि इसके बीच में जो डिस्टेंस रहेगी ना, बराबर रखो। जी हाँ, डिस्टेंस बराबर रखो। ओवरलैप नहीं करनी चाहिए कोई सी भी इमेज। अगर मैंने 3 इमेज पास कर दी तो बोल दी 1 2 3 की जगह पे रख दो, ठीक है, रख दिया उसने। अगर थोड़ी सी भी ओवरलैप कर गई तो ठीक है, ओवरलैप नहीं होनी चाहिए इमेज, वो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो फिर से मैटप्लॉटलिब के ही हम यूज करेंगे बिल्ड इन टाइट लेआउट, ये हम यूज करिए, बिल्ड इन होता है, ठीक है। बस इसका काम इतना होगा कि ओवरलैप नहीं करे, प्रॉपरली एक डिस्टेंस से मेंटेन करके हर एक इमेज को दिखा दे, ठीक है। अब PLT डॉट शो, हम बोल रहे हैं हमारे कोड एडिटर को कि हमने सारा कोड लिख दिया, अब बस आप रन करा दो और हमें हमारी इमेज दिखा दो। तो चलिए हमारे कोड को रन करके देखते हैं। क्या बता रहा है एरर कि NP इज नॉट डिफाइंड। NP, ओ सॉरी, NP की जगह हमने PY लिख दिया यहाँ पर, इसलिए ये बता रहा है। चलिए अब हम इसको रन करते हैं, है ना। देखिए रन हो गया, बिल्कुल सही से आ रहा है, और देखो कितना अच्छा आ रहा है इमेज, है ना। ओरिजिनल नाम दिया था, ओरिजिनल आ रहा है, ग्रे स्केल आ रहा है, थ्रीशोल्ड आ रहा है। उसके बाद ये ओरिजिनल इमेज है, इसको इसने ग्रे में भी कन्वर्ट कर दिया है, थ्रीशोल्ड में भी कन्वर्ट कर दिया है। आई होप आपको हर चीज समझ आ गई होगी। एक और बार फिर से बता दूं शॉर्ट में, ये सारी इंपोर्ट करने की चीजें इंस्टॉल कर लेना मैटप्लॉटलिब। उसके बाद सबसे पहली स्टेप है आपको लोड कराना है इमेज को। वो हमने लोड करा दिया, इमेज को पाथ दे दिया है। उसके बाद IM रीड उसको कन्वर्ट कर देगा, किसमें, एरे में कन्वर्ट कर देगा, ताकि हम ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। एरे में कैसे कन्वर्ट करता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। हाइट विड्थ देखो यहाँ लिखा भी है, एरे में इस तरीके से कन्वर्ट करेगा। और मैं थोड़ा सा जूम भी कर देती हूँ भले। देखो एरे को किस तरीके से कन्वर्ट करेगा, हाइट विड्थ और चैनल के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट कर दिया इसने, इसको ले भी लिया है। उसके बाद इसने एरे में तो कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद एक्सट्रैक्ट भी तो करानी होगी हमें RGB क्योंकि ग्रे स्केल का हमें फॉर्मूला लगाना होगा, उसके लिए हमें RGB की जरूरत होगी। और RGB पे अगर हमें ब्रॉडकास्टिंग लगानी है तो ऑब्वियसली एरे के फॉर्मेट में होना चाहिए, नंपा एरे के फॉर्मेट में, इसलिए नंपा एरे के फॉर्मेट में हमने इसे दिया है। तो ये वाली जो वैल्यूज है फिक्स्ड वैल्यूज है, आपको यही देनी है, ठीक है। इंटू इंटू करने के बाद हमें सिंगल वैल्यू में चाहिए थी वैल्यू, क्योंकि पहले 3 वैल्यू में थी, हमें सिंगल वैल्यू में चाहिए थे, तो सिंगल वैल्यू में इसने कन्वर्ट कर दी ग्रे स्केल के लिए। उसके बाद हमने इसको प्रिंट करा दिया। अब थ्रीशोल्ड में हमने कंडीशन लगाई है, उसकी वैल्यू हमने 1 to 8 दे दी, और बोल दिया है कि अगर ग्रे स्केल बड़ी है वैल्यू तो फिर 255 में कन्वर्ट कर दो व्हाइट में, अदरवाइज ब्लैक में कन्वर्ट कर दो, वो ये भी हमने कर दिया। अब ये कैनवास टाइप का बन जाएगा, और हमने इसको फिगर का साइज दे दिया कि इमेज का साइज क्या होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट करा दिया कौन सी रो में, कौन से कॉलम में, कौन से नंबर पर कौन सी इमेजेस प्रिंट होगी। और ये लेआउट बता दिया कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए और कितना विड्थ होना चाहिए, हाइट होना चाहिए इमेजेस के बीच में, इसलिए हमने लेआउट दिया। अब ये रहा जो मैंने आप सबके लिए बनाया था, आप इसको रीड कर सकते हैं कि कौन सी चीजें कहाँ पर यूज की जाती है। देखो
अगर यही पूरा आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में चाहिए तो कमेंट्स में बोल देना कि मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन वर्ड नीचे कमेंट्स में लिख देना, मैं ये पूरा आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूंगी, इसका भी और हर एक स्टेप का भी एक्सप्लेनेशन आपको कमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो अब हमारा बचा है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ 3 वेराइटीज में। सबसे पहला होगा बेसिक, फिर होगा इंटरमीडिएट, फिर होगा एडवांस। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करना, कुछ भी स्किप मत करना। कुछ नहीं है तो ये वाला जो लेक्चर है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नंपाई का, तीनों देख लेना, फिर से आपको समझ आ जाएगा। हर एक चीज उसमें वो रहेगी, ऐसा एक भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड नहीं करूंगी जो मैंने नहीं समझाया होगा आपको। फिर भी कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। देखो अपनी जो यूट्यूब की कम्युनिटी है ना, कोडिंग चैंपियंस बाय प्रियांशी, एक फैमिली है। आप कमेंट्स में बता दिया करो, या तो मैं रिप्लाई कर दूंगी या कोई ना कोई और रिप्लाई कर देगा जिसने सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन। हेल्प मांगना चाहिए, बिना हेल्प मांगे नहीं हेल्प मिलती है। और क्या पता कुछ नई चीजें आपको भी सीखने को मिल जाए और मुझे भी सीखने को मिल जाए। कमेंट्स में बता देना कि ये क्वेश्चन है, इसमें प्रॉब्लम आ रही, कोई ना कोई रिप्लाई कर देगा, अदरवाइज मैं कर दूंगी रिप्लाई। नेक्स्ट चीज, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगी प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेट की, तो आप कमेंट्स में लिखो मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चंस या लिखो वी वांट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मैं आपको उस प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। उस पर जाना, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना, जो प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में आकर बता देना। आई होप समझ आ गया होगा आपको ये चीजें। सो कमेंट सेक्शन में लिख दो, अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी, प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए वो भी। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, बहुत मजा आया ये प्रोजेक्ट बना के। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि उनकी भी कोडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो पाए, वो भी AML बहुत ईजी लैंग्वेज में प्रोजेक्ट्स के साथ सीख पाए। और कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।